सुनबिन एक खुशहाल परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता एक मेहनती इंसान थे जिनके लिए ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी बिखर गई। उसने अपनी आंखों के सामने एक अमीर खानदान के इशारे पर उसके पिता को बेरहमी से पीट पीट कर मार डालते हुए देखा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश की थी। उस दिन सुनबिन के दिल में बदले की आग जल उठी। वो जानती है कि उसके पिता के कातिलों को सजा दिलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो परिवार एक शक्तिशाली नेता और राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक वकील सेओन उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने पूरी कोशिश की कि उस अमीर परिवार को कानून के कटघरे में लाया जाए, लेकिन ताकत और पैसे के सामने उसका बस नहीं चला। उसने सुनबिन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी नौकरी तक खो दी। जब वो केस हार गया तो वकील ने सुनबिन को विदेश भेज दिया ताकि वो वहां सुरक्षित रहे। उसने उसे नई पहचान दी और कहा, वक्त आने पर लौटना जब तू तैयार हो बदला लेने के लिए। हवाई अड्डे पर स्क्रीन पर उसने अपने दुश्मनों का चेहरा देखा, वही शख्स जिसकी शैतानी मुस्कान उसके पिता की मौत के दिन अस्पताल में उसके जहन में दर्ज हो गई थी। उसने खुद से वादा किया, मैं लौटूंगी और तुम्हें उसी दर्द का स्वाद चखाऊंगी। उस दिन के बाद सुनबिन गायब हो गई, यहाँ तक कि उसकी माँ तक को नहीं पता कि वो कहाँ है। 13 साल बीत गए। वकील यूनप्योंग अब एक सांसद बन चुका है। एक दिन उसके दफ्तर में अमेरिका से एक पैकेट आया। डब्बा खोला तो उसमें नोटों के बंडल और एक चिट्ठी है। मैं लौट आई हूँ बदला लेने। सुनबिन वापस आ चुकी है। अब वो एक नई पहचान के साथ है, एक माँ जिसकी छोटी सी बेटी पहली बार स्कूल जा रही है। स्कूल में उसी दिन एक राजनेता का दौरा था, इसीलिए दूसरे अभिभावकों को अंदर जाने नहीं दिया गया। जब सुनबिन बाहर निकली, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, वही जिसने 13 साल से उसके दिल में जहर भर रखा था। उसकी हंसी फिर से उसके कानों में गूंज उठी, जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू चला दिया हो। उसने तुरंत पहचान लिया, वो अमीर परिवार का दामाद है। उनकी नजरें मिली और दोनों को समझ आ गया, अब वक्त आ गया है। उस परिवार तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, उस आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाना। उधर वो नेता अब दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बन चुका है, जिसने ये मुकदमा निर्दयता और साजिशों के दम पर पाया था। स्कूल के पहले दिन सुनबिन ने चमकदार पोशाक पहनकर एक परफॉर्मेंस दी। राष्ट्रपति का दामाद कांग यूनियम उसकी अदाओं में खो गया। उसे लगा कि वो औरत सिर्फ उसी की तरफ देख रही है। पीछे बैठी औरतें उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही है और यूमिन की नजर अपनी उबाऊ पत्नी से हटकर सुनबिन पर टिक गई। जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो रोशनी के बीच सुनबिन ने जानबूझकर अपनी कंगन गिरा दी। यूनियम ने उसे उठाया और उसके पीछे चल पड़ा। मेकअप रूम के दरवाजे की दरार से उसने देखा सुनबिन अपने पति के साथ नकली प्यार का अभिनय कर रही है। ये था उसके बदले की पहली चाल। जब वो कमरे से बाहर निकली, उसका पति यूनियम के पास पहुंचा और मुस्कुराकर हाथ मिलाया। सुनबिन ने ऐसे दिखाया जैसे उसने यूनियम को देखा ही नहीं। लेकिन जब यूनियम ने वाइन का ग्लास उठाया तो सुनबिन ने हल्के से उसके हाथों को छू लिया और उस एक स्पर्श ने उसके भीतर आग जला दी। अगली सुबह अभिभावक बैठक के दौरान एक और नाटक हुआ। लायल ने चालाकी से एक बैग डैमरी के पैर के पास रख दिया। डैमरी, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती थी, ने जब बैग उठाया तो उसने एक डायपर निकाला। उस पर टैग था सोरा की बेटी का। डैमरी के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। ओह, ये तुम्हारी बेटी का है, उसने ताना मारा। ये बात सुनकर सोरा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो कोरिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है और अब सबके सामने उसका अपमान हुआ है। गुस्से में सोरा की बेटी डाइबे ने उस छोटे लड़के को नोचा जिसने उसका मजाक उड़ाया। तुरंत सोरा के बॉडीगार्ड अंदर दौड़े और हंगामा मच गया। ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते डैमरी और सोरा के बीच एक जंग में बदल गया। एक तरफ खड़ी लायला यानी सुनबिन मन ही मन हंस रही है, क्योंकि ये सब उसकी ही बनाई हुई चाल का हिस्सा है। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। सोरा और डैमरी दोनों ही अब पीछे हटने को तैयार नहीं। सोरा ने स्कूल प्रशासन से कहा कि डैमरी की बेटी को स्कूल से निकाला जाए, जबकि डैमरी ने मांग की कि सोरा को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये एक मुश्किल स्थिति है। स्कूल की प्रिंसिपल नहीं चाहती कि किसी एक पक्ष को नाराज करे। तभी लायल ने एक सुझाव दिया, अगर आप चाहे तो मैं इस विवाद को सुलझा सकती हूँ। उसने कहा, इसका हल सोरा के पति
यूनियम से बात करके निकाला जा सकता है। कुछ ही देर में कांग यूनियम स्कूल पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर लायल पर पड़ी, उसे उसी रात की याद आ गई, पहले दिन की स्कूल पार्टी, जब उसने उसे अपने पति के साथ देखा था। वो बोला, ठीक है, मैं डैम्बरी से माफी मांग लूंगा। इसके बाद लायल ने बात को मोड़ते हुए उसकी बेटी की पढ़ाई का जिक्र किया। अगले दिन यूनियम खुद अपनी बेटी को स्कूल से लेने आया। असल में बहाना है लायल को वो कंगन लौटाना जो उसने पार्टी में जानबूझकर गिराया था। लायल मुस्कुराई और बोली, ये मेरे दिवंगत पिता की आखिरी निशानी है। वो कंगन पहनने की कोशिश करने लगी, पर उसका हुक फंस नहीं रहा। यूनियम ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी त्वचा से टकराई, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। वो उसी रात के उस स्पर्श को याद कर उठा। लायल के चेहरे पर शांति है। वो जानती है कि अब वो पूरी तरह से उसकी जाल में फंस चुका है। उधर एक और दृश्य, एक युवा बॉडीगार्ड जिसका शरीर सदे हुए कलाकार जैसा है, सोरा के सामने खड़ा है। सोरा का गुस्सा उस पर बरस पड़ा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके स्पर्श ने उसे संतुष्ट नहीं किया। उसने गुस्से में वाइन का ग्लास फोड़ दिया। वो आदमी उसके लिए बस एक खिलौना है। सोरा अब बहुत बेचैन हो गई क्योंकि उसका पति यूनियम अब उसे नहीं चाहता। वो बॉडीगार्ड सब सहता रहा, जानता है कि उसका दर्जा क्या है, बस एक खिलौना भर। जाने से पहले सोरा ने उसे चेतावनी दी, यहाँ जो हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को घर लौटकर सोरा ने अपने पति से सवाल किया, आज तुम खुद बेटी को स्कूल से क्यों लेने गए? यूनियम ने जवाब दिया, क्योंकि जब जरूरत थी तुम बेटी के पास नहीं थी। सोरा अनमने ढंग से माफी मांगती है, फिर अपने बच्ची को सुलाकर उसके माथे पर चुंबन देती है। पर उसी वक्त यूनियम के जहन में लायल की छवि घूम रही है। अगले दिन यूनियम फिर से स्कूल जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात लायल से हुई। वहां एक दुर्लभ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा है, जिसे देखकर यूनियम चकित रह गया। ये तो कोरिया में बहुत कम लोगों को बजाना आता है। लायल मुस्कुराई, मुझे आता है। असल में उसने ये खास तौर पर उसी के लिए सीखा है। लायल ने बजाना शुरू किया। उस धुन में एक अनकही तड़प है। यूनियम ने आंखें बंद कर ली और उस संगीत में खो गया। जब उसने आंखें खोली, लायल ने हाथ बढ़ाकर कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? गीत का नाम है भूली हुई यादें। ये एक भिखारी की कहानी है जो राजा के कपड़े पहनकर अपनी असली पहचान भूल गया है और उम्र भर अपने आप को राजा समझता रहा। गीत का संदेश है, अपने आप को भूलो और अपनी चाहत खोजो। वो दोनों टैंगो नाचने लगे। ये एक ऐसा डांस है जिसमें नजदीकी और जोश का होना जरूरी है। उनके दिल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, सांसें एक हो रही है। उस पल यूनियम खुद को भूल गया। न वो करोड़पति रहा, न किसी का पति, बस एक आदमी जो एक औरत से बेतहाशा प्यार करने लगा है। घर लौटकर वो जैसे होश में ही नहीं। उसने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया, पर आंखों में लायल का चेहरा है। दूसरी ओर लायल अपने गुप्त कमरे में पहुंची। दीवारों पर कैमरे के स्क्रीन झिलमिला रहे हैं। हर कोने की निगरानी, हर चेहरा, हर चाल दर्ज हो रही है। उसने यूनियम की तस्वीर को छुआ और धीमे से मुस्कुराई। अब वो पूरी तरह मेरे जाल में है। उधर सोरा का गुस्सा अब उबल पड़ा है। वो अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाई, मेरे पति ने मुझे 10 सालों से नहीं छुआ। वो अपने शरीर और उम्र को देखकर पहली बार असुरक्षित महसूस कर रही है। उसने तय किया कि वो खुद को फिर से आकर्षक बनाएगी। वो स्पा गई, त्वचा की देखभाल करवाई और फिर अपने सेक्रेटरी से बोली, मुझे किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है। सेक्रेटरी को लगा कि वो सामान्य चेकअप की बात कर रही है। सोरा भड़क उठी, नादान मत बनो, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रही हूँ। रात में सोरा ने रेशम वस्त्र पहने और नौकर से कहा, आज की रात खास होगी। आज मैं अपने पति को फिर से राजा जैसा महसूस करवाऊंगी। वो यूनियम के ऑफिस गई, म्यूजिक ऑन किया और बोली, नहा कर आओ, फिर बिस्तर पर चलो। पर यूनियम की आंखों में अनिच्छा साफ झलक रही है, क्योंकि उसकी सोच में अब सोरा नहीं, लायन बस चुकी है। पिछले दिन वो आदमी अपने कमरे में अकेला बैठा था, हाथ में वाइन की ग्लास और टीवी पर एक नाचती औरत। वही औरत जिसने उसके दिल को हिला दिया। अपने जमीर से लड़ते हुए उसने आखिरकार तय किया कि वो उस औरत लायल को अपने घर की पार्टी में बुलाएगा। लायल बहुत खुश है। वो इंतजार नहीं कर पा रही कि कैसे इस बार वो उसके दिल पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। उसके पति ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा कि उसने यूनियम की प्रशंसा पाने में उसकी मदद की।
ये जाने बिना कि वो औरत अब उसे धोखा देने की कोशिश में है। पार्टी के दिन लायल पीले रंग के खूबसूरत ड्रेस में आई। यूनियाम उसकी तरफ से नजरें नहीं हटा पा रहा। वही औरत जिसके ख्यालों में वो रात भर जागता है। लेकिन क्योंकि लायल का पति और यूनियाम की पत्नी दोनों वहां मौजूद है, उसने खुद को काबू में रखा। तीनों एक खेल खेलने बैठे। यूनियाम के पास 2 कार्ड है। सभी को लगा लायल हार मान लेगी, लेकिन फिर उसने एक ऐसा कार्ड दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। उसी वक्त यूनियाम को एक फोन आया। वो दूसरी तरफ चला गया और याद किया कि एक खूबसूरत जवान लड़की जो पहले उससे मिलने आई थी, उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। यूनियाम को एक अनहोनी का आभास हुआ। थोड़ी देर बाद लायल भी वहां पहुंची। उसने कहा कि वो एक गीत बजाना चाहती है जो उसने यूनियाम के लिए लिखा है। उसने यूनियाम से कहा, जब हम साथ नाचे थे तो मैंने तुम्हारे खालीपन को महसूस किया था। तुम्हें मेरी जरूरत है जो उस खाली जगह को भर सके। उसके इजहार मोहब्बत को सुनकर यूनियम ने उससे दूरी बना ली। मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मेरे पास आई हो। मुझे तुमसे खतरा महसूस होता है। मेरे पास मत आना। लेकिन अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठान चुकी लायन पीछे नहीं हटने वाली। उसने पलट कर कहा, अगर तुम्हें खतरा महसूस होता है तो मुझे फिर से एक मर्द का एहसास होता है। पार्टी में लौटते हुए लायल ने उस आदमी को देखा जिसने उसके पिता को मारा था। उस रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने अपने चेहरे पर काबू बनाए रखा ताकि उसका दुश्मन कोई शक ना करे, लेकिन उसके मुस्कुराते चेहरे को और नहीं सह पाई। वो बहाना बनाकर छत पर चली गई। वहां उसने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और खुद को चोट पहुंचाने लगी। उसी दर्द से वो दुख को जिंदा महसूस कर पा रही है। तभी यूनियम वहां पहुंचा। लायल ने जल्दी से अपने खून से लथपथ पैर को छुपाया और हकलाते हुए बोली, धागा काटते समय गलती से चोट लग गई। यूनियम जानता है कि वो झूठ बोल रही है। उसने उसे रोका और एक कमरे में ले गया। उसके जख्मों को देखकर उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने उसका घाव साफ किया और कहा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब उसने उसके दिल को छूने की कोशिश की, लायल कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसका दिल चाहता है काश ये आदमी उसका दुश्मन ना होता। फिर खुद को संभालते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। यूनियम ने फिर से उसे रोक कर पूछा, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? तुम्हारे पैरों पर इतने निशान क्यों है? लायल बिना कुछ कहे वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पति के पास आने से मना कर दिया। अकेले बैठी वो दर्द से भर उठी। उसे 13 साल पुरानी वो बात याद आई जब उसके पति ने उस आदमी की मदद की थी उसके पिता की जान लेने में। अब लायल ने अपनी जिंदगी को सिर्फ बदले के लिए दांव पर लगा दिया है। अगले दिन वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर गई, एक अकॉर्डियन खरीदने। दुकान के मालिक ने बताया कि वो पहले ही किसी अमीर आदमी कॉन्ग यूनियम के नाम से बुक हो चुका है। उसी समय यूनियम वहां पहुंचा। लायल बिना कुछ कहे निकल गई। उसे पता है कि वो उसके पीछे जरूर आएगा। वो सचमुच उसके पीछे आया और बोला, तुम ये अकॉर्डियम क्यों खरीदना चाहती हो? लायल ने झूठ कहा, मुझे ये पसंद है। यूनियम ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्यों मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो? उसने उसका सवाल बीच में ही रोक दिया। अपने होठों को उसके होठों पर रखकर बोली, ज्यादा मत सोचो। लायल उसके बेटे की डांस टीचर है। उस दिन दुबई उसे घर ले गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी नजर यूनियम के सीक्रेट कमरे पर पड़ी। एक कमरा जो किसी को देखने की इजाजत नहीं है। साहस जुटाकर वो अंदर चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। शेल्फ पर नकदी के बंडल और सोने की ईंटें सजी हुई है, लेकिन लायल के दिल में लालच नहीं है। उसे याद आया उसके पिता को कंपनी के प्रॉफिट में हुई गड़बड़ी के कारण निर्ममता से पीट पीट कर मार दिया गया था। कंपनी की अकाउंट बुक भी गायब कर दी गई और शायद यहीं कहीं छिपाई गई है। वो तेजी से खोजने लगी और तभी उसे रिश्वतखोरों के रिकॉर्ड्स मिले। वो ध्यान से कैश ट्रांजैक्शन की सूची पढ़ रही है कि तभी पीछे से यूनियम के कदमों की आहट हुई। वो घबराकर कागज वापस शेल्फ पर रखती है और दरवाजा बंद करने दौड़ती है। ऑटोमेटिक डोर धीरे धीरे बंद हो रहा है और उसी वक्त यूनियम अंदर आने वाला है। सांसें थामकर उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और जैसे ही दरवाजा पूरी तरह बंद हुआ, यूनियम अंदर आ गया। लायल ने उसे देखकर बनावटी मुस्कान दी और बोली, आप जल्दी लौट आए। यूनियम ने उसकी आंखों में देखा। उसे अंदाजा है कि वो कुछ ना कुछ छिपा रही है। फिर भी उसने कहा, तुम अब जल्दी यहाँ से जाओ। वो वहां से निकल आई। हालांकि उसे अपने पिता की मौत के सीधे सबूत नहीं मिले, पर उसे कुछ तो मिला। वो एक अखबार का लेख पढ़ रही थी।
उसमें एक हादसे की खबर थी। उसमें लिखा था कि यूनियम एक अमीर परिवार का बेटा था, लेकिन उसकी माँ उस घर की नौकरानी थी। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी माँ की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो घर लौटते वक्त घबराहट में गाड़ी से नियंत्रण खो बैठी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यूनियम की किस्मत भी उसकी अपनी किस्मत जैसी है। उधर यूनियम अपने होम ऑफिस में बैठा सोच में डूबा है। वो बार बार याद कर रहा है कि लायल कल रात कितनी तनावग्रस्त थी। उसे कुछ अजीब लगा। वो बुक शेल्फ के पास गया और एक किताब उठाई। उसका अंदाजा सही निकला। शायद लायल को अब उसके अतीत की सच्चाई का पता चल गया है। ये राज उसकी विरासत के अधिकार को गहराई से प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर लायल के मन में अब एक अजीब सी हलचल है। अब उसका बदला ही उसका एकमात्र मकसद नहीं रहा। उसके दिल में यूनियम के लिए भावनाएं पनपने लगी है। मेकअप रूम में अपने टैंगो डांस से पहले यूनियम उसे मिलने आया। लायल ने पर्दे बंद किए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में अब नफरत की जगह प्यार है। उसने कहा, मैं अब नहीं भागूंगी, बस मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज में सच्चाई है, पर उसी पल यूनियम ने उसे धक्का दिया। तुमने हद पार कर दी है, उसने गुस्से में कहा। लेकिन असल में वो खुद अपने मन से लड़ रहा है। वो भी उसके प्यार में पड़ चुका है, पर उसकी माँ के नौकरानी होने की सच्चाई उसे रोक रही है। दूसरी ओर लायल की दत्तक माँ उससे नाराज है। वो झुंझलाई जब लायल यूनियम से उसका नंबर तक नहीं ले पाई। उसने ताना मारा, एक मर्द को फंसाना भी तुम्हें नहीं आता। लायल का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, तुम ही तो वो औरत हो जो हमेशा उस इंसान से प्यार का दिखावा करती हो जिसे कभी प्यार किया ही नहीं। दोनों के बीच की चुप्पी दीवार बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। अगले दिन डांस क्लास में लायल को पिछली रात का वो पल याद आ गया जब यूनियम ने उसे ठुकरा दिया था। दिल में बेचैनी है तो उसने गीत बजाया और नाचने लगी। तेज जुनून से भरा नाच, जिसे वो अपना दर्द भुलाना चाहती है। वो पसीने से भीग चुकी है, पर उसे पता ही नहीं कि यूनप्योंग वहीं मौजूद है। वो चुपचाप उसे देख रहा है। वो उसे एक परिपक्व और टूटी हुई औरत के रूप में देख रहा है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि लायल ने अपने बचपन में कितना दुख सहा है। वो सचमुच महसूस कर पा रहा है कि उसके दिल में कितने दर्द है। उस पल यूनप्योंग लायल को अभिवादन करने ही वाला था, तभी तालियों की गूंज ने माहौल बदल दिया। वहां सोरा और उन दोनों के बच्चे खड़े हैं। सोरा अपने पिता, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, को प्रभावित करने के लिए यूनप्योंग को अपनी घर की पार्टी में आमंत्रित करना चाहती है। लेकिन उस पूरे वक्त यूनप्योंग की आंखें सिर्फ लायल पर टिकी रही। सोरा ने यह सब देखा। उसने यूनप्योंग की आंखों में लायल के लिए प्यार की चमक देखी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसी पल उसने लायल को भी पार्टी पर बुला लिया, जिसे लायल ने खुशी से स्वीकार किया। और जैसे ही उसने हामी भरी, यूनप्योंग भी पार्टी में आने का फैसला करता है। उस रात लायल ने सोरा को घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही वो घर के आंगन में पहुंची, उसकी नजर खून से लथपथ एक आदमी पर पड़ी। सोरा के घर के लोग उस घायल व्यक्ति को देखकर भी ठंडी हंसी हंस रहे हैं। किसी ने कहा, यही अंजाम होता है जो हमारे देश के सबसे बड़े टाइकून परिवार से टकराता है। लायल के भीतर गुस्से और दर्द की लहर उठी। उसे अपने पिता की याद आ गई, जिन्हें भी इसी तरह बेरहमी से पीटा गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसी वक्त एक बॉडीगार्ड आया और उसे कमरे में ले गया। लायल ने कहा कि उसके हाथ जल गए हैं, ताकि वो उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने कमरे से बाहर भेज सके। जैसे ही वो गया, उसने टेबल के नीचे एक गुप्त माइक्रोफोन लगा दिया। कुछ ही देर में उसने सुना अंदर बैठे लोग यूनप्योंग को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। तभी बॉडीगार्ड वापस आ गया। उसके हाथ में फर्स्ट एड किट है। लायल ने बहुत चालाकी से बातों बातों में संदेह से बचते हुए उसे बाहर भेज दिया। जब वह बाहर निकलने लगी तो उसकी नजर सामने खड़े यूनियम पर पड़ी। लायल उसे देखकर मुस्कुराई, पर यूनियन ने उसकी ओर देखकर मुंह फेर लिया। उधर लायल की दत्तक माँ बहुत खुश है, क्योंकि अब वो इन ताकतवर लोगों की बातें रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन फिर भी वो नाराज है कि यूनियम ने लायल को अनदेखा कर दिया। पर लायल आत्मविश्वास से भरी है। उसे यकीन है कि उसकी फ्लर्टिंग की चाल आखिरकार काम करेगी। फिर आई पार्टी की रात। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। वो विनम्र नेता, जो आम जनता के बीच लोकप्रिय है, अब देश के सबसे अमीर परिवार की पार्टी में शामिल हो चुका है। और ये संभव हुआ था सिर्फ लायल की वजह से। जैसे पिछली बार यूनियम की नजरें फिर से लायल पर टिक गई।
वो सफेद गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर यूनियान का मन बिल्कुल शांत हो गया, जैसे बाकी सब गायब हो गए हो। जब वो उसके टेबल पर आई, वो बातचीत करने में एक इटालियन मेहमान की मदद करती है। वो इटालियन मेहमान उसके हाथों पर किस करता है। यूनियान का चेहरा ईर्ष्या से लाल पड़ गया, फिर भी वो खुद को काबू में रखता है। लायल ने सबका परिचय कराया, पर जानबूझकर यूनियान के बड़े भाई कॉन्ग कैम को अनदेखा कर दिया। ये एक चाल है और उसका निशाना सीधा कैम है। कैम की पत्नी को बुरा लगा। सोरा ने भी अपने प्रतिद्वंदी पर ताना मारा और सभी को ये सब बस एक सामाजिक झगड़ा लगा। लेकिन लायल जानती है कि ये उसके बदले की शतरंज की पहली चाल है। कैम ने बातचीत शुरू की। उसने लायल के हाथों पर हाथ रखा, फिर उसकी पीठ और कमर पर स्पर्श किया। दूर खड़ा यूनियान ये सब देख रहा है। वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर से ईर्ष्या की आग में जल रहा है। लाल ये समझ चुकी है, इसीलिए वो जानबूझकर कैम के और करीब झुकी। वो चाहती है कि यूनियान पागल हो जाए जलन से। सोरा को कोई अंदाजा ही नहीं कि उसका पति मन ही मन किसी और में खोया है। वो तो खुशी से झूम रही है और यूनियान से एक तोहफा मांगती है। पार्टी में सोरा की भाभी ने पूछा, तुमने लायल को क्यों बुलाया? सोरा ने मौका देखकर अपने प्रतिद्वंदी का मजाक उड़ा दिया। उनकी बहस ने यूनियान का पारा चढ़ा दिया। उसने गुस्से में कैम और लायल की ओर देखा। अगर नजरें किसी को मार सकती तो वो कैम को वहीं खत्म कर देता। कैम ने लायल की कलाई पकड़ी और उसे लेकर जाने लगा। यूनियान ने यह देखा तो उसका धैर्य टूट गया। उसने ग्लास मेज पर फेंकी और सीधे वहां पहुंच गया। उसने कहा, भाई तुम नशे में हो। कैम ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दिखाना चाहता है कि वही असली वारिस है। बात बढ़ी और यूनियान ने गुस्से में कैम को जमीन पर धक्का दे दिया और सबकी नजरों के सामने उसने लायल को पकड़कर एक कोने में ले गया। वहां उसने अपना ईर्ष्या भरा गुस्सा जाहिर किया। लायल ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुरा दी। यही तो वो चाहती थी। उस रात उसने यूनियान के दिल में जलन का बीज बो दिया और साथ ही भाइयों के बीच दरार भी डाल दी। लायल अब यूनियान के दिल और दिमाग से खेलना जानती है। वो मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारा मामला नहीं है। कम से कम तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह कायर तो नहीं। यूनियान झल्लाया, क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? लायल ने उसकी आंखों में झांका और ठंडी आवाज में कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ रहो, तुम और मैं। उसकी नजरों में स्नेह और चुनौती दोनों है। फिर उसने अपने बैग से एक रूम कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। अगर मुझे सच में चाहते हो तो आज रात आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यूनियान अब पूरी तरह से उसके मुंह में गिर चुका है। वो उसके प्यार और चाल दोनों में डूब गया है। उधर उसी रात सोरा अपने बॉडीगार्ड के साथ है। वो उसके पैरों पर झुककर चुम्बन ले रहा है। तभी फोन बजा। उसके पति का कॉल है। सोरा ने झल्लाकर उसे पलंग से धक्का दे दिया। फिर आईने में खुद को देखा। चेहरे पर संतुष्टि है, पर तभी उसकी नजर उसकी गर्दन पर पड़े एक निशान पर गई। गुस्से में उसने बॉडीगार्ड पर चिल्लाया, तुम कितने बेवकूफ हो। वो सिर झुकाकर खामोश खड़ा रहा। सोरा जल्दी से मेकअप से अपने निशान को ढकने लगी और घर लौटते वक्त गर्दन पर हाथ रख लिया ताकि उसका पति देख न सके। पति के पूछने से पहले ही बोल पड़ी, कुछ नहीं हुआ, बस तीखी नूडल खाने से चेहरा लाल हो गया। यूनियान गुड नाइट कहकर वहां से चला गया और अपनी बेटी दुबई को कमरे में सुला दिया। सोरा ने राहत की सांस ली। अगले दिन अपने ससुराल वालों की पुण्यतिथि पर सोरा के ससुर ने गुस्से में कहा, अगर तुम बेटे को जन्म नहीं दोगी तो तुम्हारा पति मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। उसकी ननद ने भी उस पर हंसी उड़ाई। सोरा जो कभी बदतमीजी सहन नहीं कर सकती, अब भीतर से टूटने लगी है। जब डैमरी वहां आई तो सोरा ने जानबूझकर कांच का कटोरा गिरा दिया। डैमरी फिसलकर कांच के टुकड़ों पर गिर पड़ी। खून बहने लगा और सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। यूनियम ने सबके सामने अपनी पत्नी को डांटा। सोरा को एहसास हुआ कि उसका पति अब उसे ऊब चुका है। वो सालों से उसके करीब भी नहीं आया। वो जानती है अगर उन्होंने बेटा पैदा नहीं किया तो उनकी शक्ति और स्थिति दोनों खत्म हो जाएंगे। तभी सोरा ने लायल से मदद मांगी। असल में वो अपने पति और उसके परिवार से बदला लेना चाहती है। लायल ने बिना सोचे हामी भर दी। ये उसके लिए भी परिवार में फूट डालने का सुनहरा मौका है। लायल ने मुस्कुरा कर कहा, टैंगो डांस सीखो, ये तुम्हारे शरीर और आत्मविश्वास दोनों के लिए अच्छा है।
जब तुम मंच पर नाचोगी तो तुम्हारा पति तुम पर फिदा हो जाएगा। सोरा जो अब 40 की उम्र की है, पहले तो हिचकिचाई। उसे लगा अब इतनी उम्र में ये मुश्किल डांस कैसे सीखूंगी, पर लायल ने समझाया, अगर अपने पति को मोहित करना है तो उन्हीं लड़कों के साथ अभ्यास करो जिन्हें मैंने चुना है। अपनी शर्म छोड़ो, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। अंततः सोरा ने अपनी झिझक छोड़ दी और नाचना शुरू किया। पहली बार उसने एक हैंडसम पार्टनर के साथ डांस किया। डांस खत्म होते ही उसके चेहरे पर लाली है। उसने कहा, यह बहुत मजेदार था। लायल के चेहरे पर भी शातिर मुस्कान है। उसे लगा अब ये औरत अपने जाल में खुद फंसेगी। कुछ दिनों बाद लायल ने सुझाव दिया, एक टैंगो पार्टी रखो। सोचो, जब तुम्हारा पति तुम्हें डांस करते देखेगा तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। सोरा ने बिना सोचे हामी भर दी। घर जाकर उसने अपने सेक्रेटरी को कहा, यह सरप्राइज होगा, किसी को कुछ मत बताना। जब उसे पता चला कि यूनियाम ने उसके लिए रोमांटिक होटल रूम बुक किया है, वो बेहद खुश हुई। उसने पति से कहा, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अगली सुबह जब वो जागी तो सब कुछ उसकी कल्पना से उलट है। नीचे सिर्फ बटलर और नौकर है जो हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, क्योंकि यूनियाम घर छोड़कर जा चुका है। गुस्से में उसने केक फेंक दिया, पर दिल के किसी कोने में अभी उम्मीद बाकी है, शायद वो लौट आए। अपने जन्मदिन के दिन जब वो बेटी को स्कूल छोड़ने गई तो प्रिंसिपल ने उसके लिए लंच तैयार किया। सोरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आपके क्लास के लोग मेरे टेबल में बैठने लायक नहीं है। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। और वो अपनी ही दुनिया में खो गई, जहाँ दिखावा है, प्यार कहीं नहीं है। उसके बाद के दिन लायल अपनी डांस क्लास के लिए निकली। उसी समय उसकी उनप्योंग के साथ मीटिंग तय है, इसीलिए वो सोरा के जन्मदिन की पार्टी में नहीं जा सकी। गाड़ी में बैठी लायल ने चालाकी से फोन उठाया और सोरा की 2 प्रतिद्वंदी महिलाओं को कॉल किया। उसने दोनों को इस तरह फुसलाया कि वो भी पार्टी में न जाए। शाम को सोरा अपने बॉलरूम में अकेले बैठे इंतजार करती रही। सारा हॉल सजाया गया है, लेकिन कोई नहीं आया। आधी रात बीत गई, ना मेहमान, ना दोस्त और ना ही परिवार। उसके चेहरे का गर्व अब गुस्से और अपमान में बदल गया। वो चीखते हुए बाहर निकली और अपने सेक्रेटरी पर बरस पड़ी। सेक्रेटरी ने घबराकर कहा, मैडम, सर होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सोरा ने बिना सोचे तुरंत होटल के लिए गाड़ी मोड़ दी। उधर यूनियम उस होटल में नहीं है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले लायल ने उससे कहा था, अगर मुझे सच में चाहते हो तो बस एक ही मौका है, आज रात। और अब उसने वही किया। अपनी पत्नी की बर्थडे पार्टी रद्द कर दी, फोन बंद किया और अकेले लायल के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ लायल होटल के कमरे में सिल्क नाइटवेयर पहने उसका इंतजार कर रही है। वो जानती है यूनियम जरूर आएगा। उसकी आंखों की कसक, हाथों की कोमलता और शरीर से उठती खुशबू ने यूनियम को भीतर तक जकड़ लिया। लायल ने धीरे धीरे उसे बाथटब में खींच लिया। ये वही दुश्मन है जिसे उसने 13 साल से नफरत की है, पर आज उसने अपने बदले की शुरुआत अपने शरीर से की। वो जानती है यही पल उसकी साजिश की पहली जीत है। वो उस अमीर परिवार को बर्बाद कर देगी जिसने उसके पिता को मार डाला था। उधर घर पर सोरा अकेली रो रही है। उसका पति उसके जन्मदिन पर गायब है। उसने अपने पिता को फोन किया, पापा, सबने मुझे छोड़ दिया। लेकिन पिता ने तिरस्कार से कहा, इस उम्र में खुद का बर्थडे पार्टी तक नहीं संभाल सकती, कितनी परेशान करने वाली औरत हो तुम। और फोन काट दिया। सोरा अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी सिसकियां सुनकर नौकर चाकर सभी डर गए। आखिरी उम्मीद के साथ उसने लायल को कॉल किया। वो जानती है दुनिया में अब बस वही है जो उसकी बात सुनेगी। लायल ने बहुत सहानुभूति का नाटक किया। धीरे से बोली, अगर तुम अपने पिता की शॉपिंग मॉल संभाल लो तो अपनी ताकत वापस पा सकती हो। सोरा को उसकी बातों में उम्मीद की झलक दिखी। उसने लायल से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वाइस चेयरमैन बना दूंगी। लायल ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। कितनी मूर्ख औरत है, अपने ही दुश्मन को ताकत दे रही है। उधर यूनियाम का फोन अब भी बंद है, क्योंकि वो बाथटब में लायल के साथ है। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही है। लायल जानती है ये उसके बदले की शुरुआत है। वो उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, फिर उसी से सोरा के परिवार को मिटाएगी। लेकिन चाहे जितनी योजना हो, दिल को काबू करना आसान नहीं। जब यूनियाम गहरी नींद में सो गया, लायल ने उसके चेहरे को सहलाया।
उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक अधूरी मोहब्बत है। वो बुदबुदाई, काश तुम मेरे दुश्मन ना होते, काश तुम मेरे प्रेमी होते। फिर खुद को संभालते हुए उसने हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे अपने पिता का बदला नहीं भूलना है। सुबह तक सोरा घर में 5 बजे तक इंतजार करती रही, पर यूनियम नहीं लौटा। गुस्से में उसने अपने पति के सेक्रेटरी को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि अब उसका दर्द किसी और पर उतारना जरूरी हो गया था। दूसरी ओर यूनियम पहली बार 5 सालों में चैन से सोया था। सुबह जागते ही उसने सबसे पहले लायल को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून है। जाने से पहले उसने लायल को एक नया फोन दिया। मेरी पत्नी ने मेरा फोन टैप कर रखा है। और फिर उसने $1 मिलियन की नेकलेस उसके गले में पहनाई। लायल चौंक गई। ये उपहार नहीं, एक बंधन है। उसी शाम यूनियन जब घर लौटा तो वहां हड़कंप सा मचा हुआ था। घर के नौकर चाकर कांप रहे थे और हर चीज बिखरी पड़ी है। उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन सवाल पूरा होने से पहले ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। कितनी बार कहा है तुम्हें, ये लोग गुलाम नहीं हैं। सोरा ने भी कटु स्वर में उससे जवाब मांगना चाहा, तो यूनियन ने ठंडे ढंग से कह दिया कि अब बस, वो तंग आ गया है। ये सुनकर सोरा का चेहरा धस गया। वो दर्द और अपमान से थर थर कांप उठी। यूनियन कमरे में चला गया और कहा, मैं तुम्हारे साथ उसी बिस्तर पर नहीं सोना चाहता। अब से हमारे कमरे अलग होंगे। लायल ने दोनों की सारी बातें छुपकर सुन ली। उसने उन दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया था। अगला कदम भी उसने बिल्कुल सटीक उठाया। उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे एक पैकेट मिला है, जिस पर उसने पैकेट भेजने वाले का नाम देखा। पैकेट पर सुनबिन के पिता का नाम लिखा है। यह देखकर उसके पति का चेहरा बदल गया। उसने झट से बोला कि शायद ये गलती से यहाँ आ गया होगा, पर लायल और उसकी अडॉप्टेड माँ पहले से सब जानती है। उनका लक्ष्य एक सोए हुए लोमड़ी को बिल से बाहर निकालना है, और उसका पति जिनवुक धोखे में आकर उस व्यक्ति से मिलने चला गया जिसने उसके पिता को पीट पीट कर मारने में सहयोग दिया था। लायल ने एक जासूस रखा, हर कदम पर छापामारी की और दुश्मनों की योजनाओं को अपने रिकॉर्ड में पिरो लिया। ये रिकॉर्ड ही बाद में उनके खिलाफ सबूत बनकर खड़े होंगे। जब प्रेम में उम्मीद खत्म हो जाती है तो औरतें कितनी भी खतरनाक हो सकती है। इधर सोरा बौखलाकर घर के दूसरे कमरों में तोड़फोड़ करने लगी। उसे पता भी नहीं कि उसकी सबसे भरोसेमंद दोस्त असल में उसके पति की प्रेमिका है। उसकी चीखों से दुबई डर के मारे चुप हो गई। उसने कहा, अपने पापा को तुरंत बुलाओ, कहो कि घर आ जाए। लायल, जो अच्छी सहेली बनने का नाटक कर रही है, ने सोरा के फोन से यूनियन को कॉल लगाया, पर उसने फोन नहीं उठाया। तब लायल ने अपने दूसरे नंबर से उसे कॉल किया, जो यूनियन ने तुरंत उठा लिया। यूनियन का दिल धक से हुआ। तुम आ गई हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। यूनियन आया तो उसने सबसे पहले लायल की सलामती पूछी, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। ये नजारा सोरा के पागलपन को और हरा कर गया। उसने गुस्से में एक कांच की प्लेट फेंकी, जो चूर चूर हो गई और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। लेकिन यूनियन अपनी बेटी की तरफ नहीं, लायल की तरफ झपटा। उसने उसे कांच के टुकड़ों से बचाने के लिए खींच लिया। ये देखकर लायल ने समझदारी से दुबे को भी उनकी ओर खींचकर ढक लिया, ताकि सोरा का शक उनके ऊपर ना जाए। बाद में उसने सोरा को पानी में नींद की गोलियां मिलाकर सुला दिया। पत्नी के सो जाने के बाद यूनियन लायल के चेहरे पर चोट पर मरहम लगा रहा है। उसने लायल को अपनी बाहों में खींच लिया। लायल चाहती तो है कि उसकी मदद से वो बुलंदियों पर पहुंचे और फिर उसकी ताकत से सोरा के परिवार को मिटा दे, मगर अब उसके लिए भी खुद को यूनियन से दूर रख पाना मुश्किल हो रहा है। फिर लायल ने एक और चाल चली। उसने 2 मॉडल्स को बुलाकर उन्हें हर एक को 1-1 करोड़ का चेक थमाया। ये देखकर वो चौंक पड़े। सोरा ने उन लड़कों को पैसे देकर किसी 2 औरतों के साथ रात बिताने के लिए भेजा। वो 2 और कोई नहीं बल्कि डामरी और जी है, जो सोरा को उसके जन्मदिन पर छोड़कर चली गई थी और बाद में बतौर तोहफा दिखावा कर रही थी। जब उन गिफ्ट्स को खोला गया तो सोरा की सेक्रेटरी इतनी डरी हुई थी कि उसने पैकेट ही नीचे गिरा दिया। सभी हंस पड़े। डैमरी ने ताना मारा, अकेले बर्थडे मनाना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा, क्योंकि इस उम्र में इन चीजों की जरूरत तुम्हें तुम्हारे पति से ज्यादा है। सोरा जो राष्ट्रपति के घर की पोती है,
इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लायल ने तो सिर्फ शुरुआत की थी। उनके नामों पर काला धब्बा डालना तो सिर्फ हल्की सजा है। सोरा ने तो उन सभी को रास्ते से हटा दिया जो उसके रास्ते में कांटे बने थे। लायल को सोरा से एक और चौंकाने वाला राज पता चला। असल में यूनियान से शादी करने वाली सोरा पहली लड़की नहीं थी, बल्कि लायल को अडॉप्ट करने वाली माँ की सगी बेटी थी। अपने प्रेम प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने के लिए सोरा ने उसे खत्म कर दिया था। इसके बाद जब सोरा के परिवार ने लायल के माता पिता की कंपनी पर कब्जा कर लिया तो लायल की माँ ने कंपनी वापस पाने की कोशिश की थी, लेकिन इस संघर्ष में उनकी भी जान चली गई। ये सच्चाई सुनकर लायल के दिमाग में सन्नाटा छा गया। दर्द से भरी वो यूनप्योंग के सामने फूट पड़ी। उसका दिल चाह रहा है कि वो उसी वक्त सोरा की जान ले ले, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। वो बारिश में निकल गई, जैसे वो अपने मन का जहर उस पानी से धो देना चाहती हो। तभी यूनप्योंग वहां पहुंचा और उसे सांत्वना दी। लायल चुपचाप रो रही है, बिना कोई आवाज किए। यूनप्योंग समझ गया कि उसके भीतर कितना दर्द दबा है। उसी पल उसने ठान लिया, चाहे उसे अपने राजनीतिक करियर की बलि ही क्यों ना देनी पड़े, वो लायल का बदला लेने में मदद करेगा। यूनप्योंग ने सोरा के पिता से मिलने का फैसला किया ताकि वो दुश्मनों के करीब पहुंच सके। उधर भले ही यूनियम देश का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो भी अपने पिता के थप्पड़ों से नहीं बच पाया। अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठा वो कांप रहा है, क्योंकि उसकी माँ कानूनी पत्नी नहीं थी। उसके पिता ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा, तेरी माँ तो बस एक नौकरानी थी और तू उसी के बराबर है। यूनियम से उसकी उत्तराधिकारी का अधिकार भी छीन लिया गया। जब उसकी माँ का अपमान हुआ तो यूनियम का दिमाग सुन्न हो गया। वो बेकाबू होकर गुस्से से कांपने लगा। इधर लायल भी टूट चुकी है। जब से उसने सुना कि सोरा ने उसकी माँ की मौत की बात कबूल की, लेकिन फिर भी उसने अपने बदले का इरादा नहीं छोड़ा। उसे अपना अंतिम खेल पूरा करना ही होगा। उस दिन ड्रेसिंग रूम में सोरा ने लायल का परिचय अपने पिता से करवाया। सोरा के पिता उसकी योजनाओं से खुश हैं और बोले कि वो उसे अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं। जब लायल उनके सामने खड़ी है, उसका दिल डर से कांप रहा है, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए और किसी ने उसके चेहरे पर छिपी सच्चाई नहीं देखी। फिर मंच पर काले सूट में लायल और सोरा ने टैंगो डांस किया। दर्शक तालियों से गूंज उठे, लेकिन दुश्मन के साथ नाचते हुए लायल के जहन में बस अपने पिता की मौत की तस्वीरें घूम रही थी। डांस खत्म होते ही लायल मंच से उतरी। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, तभी सामने यूनियम खड़ा हो गया। उसने उससे कहा, मैं राजा बनना चाहता हूँ, ऐसा राजा जो किसी के पैरों तले ना रौंदा जाए। मैं अपनी कंपनी में काम करूंगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी? लायल ने उसका चेहरा सहलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो जानती है कि यह वही मौका है जब यूनियन उसके पक्ष में है और अब उसका दुश्मन नहीं रहा। अब वक्त आ गया है सोरा को सच्चाई बताने का। लायल ने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। सोरा पहले तो शांत रही, लेकिन अंदर से जल उठी। उसे अपने जन्मदिन की वो रात याद आई जब उसका पति गायब हो गया था। उसने अपने हाथ उबलते पानी से धोए। उसकी चमड़ी जल रही है, पर वो रुकी नहीं। उसने लायल से कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो सबूत लाओ। अगर झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। सोरा के जाते ही लायल ने तय किया कि वो सबूत जुटाएगी। रात में जब दोनों कंपनी के शेयर बढ़ाने की योजना पर बात कर रहे थे तो यूनियन फिर से लायल की बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गया। जब उसने यूनियन के चेहरे का निशान छुआ तो लायल को एहसास हुआ कि वह खुद उसे प्यार करने लगी है। उधर सोरा को पता चला कि उसका पति घर नहीं लौटा। उसे सुबह की लायल की बात याद आई और वो गुस्से से कांप उठी। उसने नौकरानियों को आदेश दिया, हीटर ले आओ। वो ठंड से कांप रही है, लेकिन फिर भी उसने होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और कहा, एक और हीटर लाओ। घर के सारे नौकर पसीने से भीग गए, लेकिन सोरा की भीतर की आग अब बेकाबू हो चुकी है। उधर उस रात यूनियम और लायल एक गर्म रोमांटिक रात बिता रहे हैं। अगली सुबह सोरा गुस्से में लायल के पास पहुंची अपने पति के अफेयर के सबूत मांगने। लायल ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे यूनियम की कंपनी चलने का झांसा दिया। वह यूनियम मीटिंग में था। वो पहले से ही सोरा से परेशान है,
इसीलिए उसे मीटिंग रूम में घुसने नहीं दिया गया। सोरा उसके ऑफिस में इंतजार करने लगी। तभी लायल ने देखा कि यूनियम की सूट पर उसका ब्राइटनिंग पाउडर लगा हुआ है, जो कल रात वहीं रह गया था। लायल ने मुस्कुराकर कहा, सोचो ये पाउडर किसका है? सोरा ने ध्यान से देखा और हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। सांसें तेज हो गई। वो कांपते हुए बोली, किसकी है ये? लायल ने जानबूझकर नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे पता है कि सोरा अब खुद अपने गुस्से का निशाना ढूंढ लेगी। गुस्से में अंधी होकर सोरा ने लायल का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन यूनियाम ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। वो आग बबूला होकर कांच के टेबल तोड़ने लगी। कांच के टुकड़े उड़ने लगे। यूनियाम ने लायल को बचाने के लिए अपनी बाहों में ले लिया। उसे चोट लगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की, बस लायल को गले लगाया। इस पूरे वाक्य को लायल का पति भी देख रहा था। असल में लायल ने खुद उसे बुलाया था ताकि वो ये सब देख सके। ये उसके खिलाफ बदला लेने की योजना का हिस्सा है। घर जाकर उसने लायल से पूछा, तुम्हारा उस चेयरमैन से क्या रिश्ता है? लायल की माँ भी यह सुनकर दंग रह गई। लायल ने पति का हाथ झटक दिया और हल्की मुस्कान के साथ अपने जले हुए हाथ के लाल निशान को देखा। अब वो किसी के लिए मासूम बनने का नाटक नहीं करने वाली। उसका पति अब उसके लिए बेकार मोहरा बन चुका है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी, क्योंकि वो वही आदमी है जिसने उसके पिता को धोखा दिया था और उनकी कंपनी छीन ली थी। इधर सच्चाई जानने के बाद सोरा पूरी तरह पागल हो गई। जब वो हाथ धो रही थी, तब भी उसे अपने हाथों पर वही चमकता पाउडर दिख रहा है। उसका बॉडीगार्ड चिंतित होकर पूछ बैठा, मैडम आप ठीक तो हैं? पर सोरा को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने चिल्लाकर पिता को बुलाया और कहा, मेरे पति को सजा दो। तभी उसके पिता के आदमियों ने बताया कि यूनप्योंग मिलने आया है। यूनप्योंग ने लायल की मदद करने के लिए रिश्वत लेने का फैसला कर लिया ताकि वह पुराने चेयरमैन के मनी लॉन्ड्रिंग प्रोजेक्ट में शामिल हो सके। जब उसके पिता ने उसकी मदद से इनकार कर दिया तो सोरा फिर लायल के पास पहुंची। लायल ने उसे एक संकेत दिया, नर्सरी स्कूल की एक माँ का नाम और उसका लिमिटेड एडिशन हैंडबैग, जो असल में यूनियाम का तोहफा है। उधर लायल और यूनप्योंग लॉबी में आमने सामने मिले। वो उसे घर ले गया और खाना बनाकर खिलाया। लायल ने पूछा, तुमने मेरे लिए कानून क्यों तोड़ा? यूनप्योंग ने कहा, मेरे पास कोई परिवार नहीं था। तुम्हारे पिता ने ही मुझे उठाया, मुझे इंसान बनाया। अब जब वो नहीं है तो तुम ही मेरी अपनी हो। लायल की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार किसी की सच्ची निष्ठा महसूस कर रही है। अगले दिन सोरा नर्सरी स्कूल पहुंची। वहां उसने 2 महिलाओं को अपने पार्टनर्स के साथ डांस करते देखा। जब उसकी नजर एक के हैंडबैग पर पड़ी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो वही लिमिटेड एडिशन बैग था जो यूनियाम ने किसी को तोहफे में दिया था। सोरा का सिर घूमने लगा। उसी वक्त लायल ने फोन किया, तुम्हारे पति ने उस औरत को कार भी गिफ्ट की है। और फिर उसे एक तस्वीर भेजी जो लायल का बिछाया हुआ जाल है। फोन काटकर लायल संतोष से मुस्कुराई। अब सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा है। यूनियन ने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि लायल की सुरक्षा की जाए और उसे एक लग्जरी कार भी भेजी। घर पहुंचते ही लायल ने उस कार के लोकेशन लिंक सोरा को भेज दिया, क्योंकि अगला धमाका अभी बाकी था। जैसे ही लायल ने कार की लोकेशन भेजी, सोरा ने बिना एक पल गवाए अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया, वहीं ले चलो। कार तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। जल्दी ही वे सफेद कार के पीछे पहुंच गए जिसे लायल का बॉडीगार्ड चला रहा था। अब शहर की सड़कों पर एक रोमांचक कार रेस शुरू हो गई। सोरा ने चिल्लाकर कहा, तेज और तेज, उसे भागने मत दो। ब्लैक टिंटेड शीशों से सोरा कार के अंदर का चेहरा नहीं देख पा रही। पागलपन में उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, टक्कर मारो, उस कार को रोक दो। जोरदार टक्कर हुई। दोनों गाड़ियां सड़क के बीचों बीच रुक गई। सोरा ने अपने सिर की चोट की परवाह किए बिना दरवाजा खोला और सफेद कार की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर उसी की कंपनी की महिला बॉडीगार्ड गाड़ी की ड्राइवर सीट पर है। सोरा सन्न रह गई, पर इससे पहले कुछ कर पाती, सायरन बज उठा। पुलिस आ रही है। वो जल्दी से वहां से भाग निकली। उधर लायल अपने घर में निगरानी कैमरों की स्क्रीन देख रही है। अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर में झपकी लेते लेते एक डरावने सपने से चीख कर जागी। पिछले कई सालों से उसकी जिंदगी बस बदले और थकावट की कहानी बन चुकी है। दूसरी ओर यूनियम को बॉडीगार्ड से
पूरी घटना का पता चला, वो गुस्से में आग बबूला हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चिंता में वो लायल के छिपे ठिकाने तक पहुंच गया। वहां उसने लायल को मैसेज भेजा, पर लायल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल भारी है। वो यूनियाम से प्यार तो करती है, पर उसका बदला उसे उसके पास रहने नहीं दे रहा। अब खबर फैल चुकी है, एक मशहूर पॉलिटिशियन की बेटी ने हिट और रन का केस सामने आया है। मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। पूरे परिवार में भय और राजनीतिक साजिश का माहौल है। इसी बीच यूनियम ने सोरा से पूछा, तुमने इतना बड़ा कांड क्यों किया? सोरा ने तीखे स्वर में पलटकर पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारी वो औरत कौन है? यूनियम ने सफाई दी, मैंने कोई अफेयर नहीं किया। लेकिन सोरा को उसकी बात पर यकीन नहीं। वो पुलिस स्टेशन पहुंची। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े वित्तीय घराने की बहू के रूप में पुलिस प्रमुख ने उसका आदर किया और कहा, माफ कीजिए, सार्वजनिक दबाव के कारण हमें जांच करनी होगी। जब उससे टक्कर की बात पूछी गई तो सोरा ने कहा, मेरी कार चोरी हो गई थी। उसने मोबाइल में कार की चाबी की तस्वीर दिखाई जो लायल ने भेजी थी। उसने दावा किया दोनों कारें मेरी है और मौके का फायदा उठाकर पुलिस से कहा, पता लगाइए उस सफेद कार में कौन था। लायल की चाल एक तीर से दो निशाने जैसी है। इससे यूनियाम को भी बचाव में उतरना पड़ा। उसने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, सफेद कार गायब कर दो और उस महिला बॉडीगार्ड को विदेश भेज दो। पर लायल जरा भी नहीं घबराई। उसके फोन पर यूनप्योंग का कॉल आया। उसने कहा, तुम जो भी फैसला करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लायल ने पूछा, अगर मैंने पागलपन में कुछ गलत कर दिया तो? यूनप्योंग ने कहा, जो दिल कहे वही करो। इसी बीच सोरा को पुलिस का फोन आया। ड्राइवर महिला को पकड़ लिया गया है, पर वो कितनी भी यातना के बाद भी चुप रही। जब बॉडीगार्ड बेहोश हुई, सोरा ने उसका फोन उठाया और देखा कार का जीपीएस ट्रैकर वीआईपी के नाम से सेट है। उसका यकीन पक्का हो गया, वही वीआईपी उसके पति की प्रेमिका है। गुस्से में उसने तुरंत कॉल किया, कौन हो तुम? मेरे पति के साथ रिश्ता रखने की हिम्मत कैसे की? फोन पर कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, कल दोपहर मुझसे मिलो। वो लायल का मैसेज था और इस तरह अगले दिन का सामना अब किस्मत तय करने वाला था। अगली सुबह सोरा की बेटी का जन्मदिन है और नर्सरी स्कूल के बाहर मीडिया का मेला लग चुका है। सोरा बार बार दीवार पर लगे घड़ी की ओर ताक रही है। हर सेकंड उसके अंदर बेचैनी को बढ़ा रहा है। तभी यूनियम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पब्लिक के बीच वो एक सुखी पति पत्नी की तरह दिख रहे हैं और यूनियम ने मंच पर भाषण भी दिया। सभी ने हैप्पी बर्थडे गाते हुए माहौल बनाया, पर सोरा की नजरें घड़ी पर टिकी रही। दोपहर हो चुकी है और तभी लायल दिखी। गले में यूनियम की ओर से मिली, करोड़ों का नेकलेस पहने हुए और ग्रीन ड्रेस में उसने सबको चौंका दिया। लायल ने यूनियम की ओर सीधा देखकर मुस्कुराया, पर सोरा की सांसें थम गई। उसने आश्चर्य से अपने सेक्रेटरी से पूछा कि कोई अजनबी तो नहीं आया, पर उसे पता भी नहीं चला कि उसकी सबसे भरोसेमंद सहेली ही उसके पति की प्रेमिका बन चुकी है। वो सीधे सोरा के पास गई और पूछा, क्या वो मिस्ट्रेस तुम्हें दिखाई दी? गौर से देखो, वो तुम्हारे सामने खड़ी है। वो यूनियन की ओर देखकर बोली, तुम्हारी बर्थडे की रात ही हम दोनों ने पहली बार साथ बिताई थी। सोरा की यादें एक झटके की तरह लौट आई। सोरा का धैर्य जवाब दे गया। वो पागल जैसी हो उठी, पर चारों तरफ रिपोर्टर्स की मौजूदगी ने उसके गुस्से को दबा दिया। लायल गुजरते हुए बच्चों के पास से निकली और यूनियन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। और तभी लायल ने कहा कि वो उसे ब्रेकअप चाहती है, क्योंकि सोरा को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। जब पार्टी खत्म हुई, सोरा लायल के पीछे पीछे गई और तेवर से भरी धमकी दी, मैं तुम्हारे दिल के 1000 टुकड़े कर दूंगी। लायल ने उसकी धमकी पर तिरस्कार भरी हंसी में जवाब दिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोरा भीतर ही भीतर धधक रही है। कानूनन पत्नी होने के बावजूद वो लायल के सामने कुछ बोल नहीं पाई। रास्ते में सोरा ने अपने पति से कहा कि वो लायल को अपने रास्ते से हटा देगी, पर यूनियम ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। सोरा के भीतर कोहराम मच गया। 5 साल की शादी उसने 3 महीने के रिश्ते के लिए खत्म कर दिया। सोरा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसका पति यूनियम कुछ बड़ा करने वाला है। टीवी पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियम ने सबको चौंका दिया। उसने घोषणा की कि उसकी कंपनी, जिसके सारे शेयर अब उसके पास है,
स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है। ये सुनकर यूनियाम के पिता और सोरा के पिता दोनों हैरान रह गए। उन्हें अब साफ समझ आ गया, यूनियान अब उन दोनों को गिराने वाला है जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था। गुस्से और डर के साथ दोनों बुजुर्ग एक साथ यूनियाम की कंपनी पहुंचे, लेकिन गेट पर ही बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया। दोनों वहीं एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि दक्षिण कोरिया के 2 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सबके सामने इस तरह झगड़ रहे हैं। ये नजारा देखकर सारे कर्मचारी सदके में आ गए। वे 2 दिग्गज जिन्होंने सालों तक बाजार पर राज किया, अब सबके सामने एक दूसरे पर हाथ उठाने लगे हैं। उधर सोरा ने अब तक उस बॉडीगार्ड को आजाद नहीं किया था। लाल को यह बात पता चली तो उसने तुरंत योन प्योंग से मदद मांगी। वो अस्पताल पहुंची जहां उसका बॉडीगार्ड गंभीर चोटों के साथ भर्ती है। उसे कड़ी यातना दी गई थी, फिर भी उसने लाल का नाम नहीं लिया। उसकी वफादारी देखकर लाल की आंखें नम हो गई। वो जानती है कि अब यही महिला उसकी सबसे भरोसेमंद राइट हैंड वुमन बनेगी। इसी बीच यूनियान अपनी कंपनी की एक शानदार पार्टी में मौजूद है। वो अपने स्टाफ से मिल रहा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। कुछ देर बाद वो चुपचाप पार्टी से निकल गया, क्योंकि उसके मन में किसी और का ख्याल लगातार घूम रहा है, लाल का ख्याल। लाल ने अब भी यूनियाम से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी बड़ी योजना की तैयारी में है। एक ऐसी योजना जिसमें वो यूनियाम और सोरा दोनों के दिमाग से खेल सके। कहते हैं जब इंसान को उसकी सहन शक्ति की आखिरी हद तक ढकेला जाता है तो या तो वो टूट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। यूनियाम जो उसे देखने के लिए बेचैन है, जब लाल को नहीं मिल पाया तो टूटा हुआ घर लौट आया। कुछ देर बाद उसे एक तोहफा मिला, एक आर्केडियन लाल की तरफ से। वो उसे देखता रहा। उसकी आवाज में लाल की यादें गूंज रही है और उसका दिल तड़प उठा। आखिरकार जब उसकी बेचैनी चरम पर पहुंची, लाल उससे मिलने चली आई। जैसे ही यूनियाम ने उसे देखा, उसने उसे कसकर गले लगा लिया और विनती करने लगा, मुझसे अलग मत हो जाओ। एक शक्तिशाली चेयरमैन जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज उसी महिला के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पर तभी दरवाजा अचानक खुलता है। लाल का पति वहां गया। दोनों मर्द एक दूसरे पर झपटने ही वाले थे, लेकिन ये सब लाल की योजना का हिस्सा है। वो चाहती है कि दोनों की ईर्ष्या भड़क उठे ताकि उसका पति खुद तलाक देने को मजबूर हो जाए। यूनियम ने गुस्से में कहा, मैं लाल से अलग नहीं होना चाहता। वो तुम्हारी कानूनन पत्नी है, तो बेहतर यही है कि तुम उससे तलाक ले लो। फिर उसने अपनी बॉडीगार्ड को इशारा किया, इसे यहाँ से बाहर निकालो। लाल ने कहा, सोरा अब सब जान चुकी है और वो चाहती है कि मैं तुमसे दूर रहूं। यूनियम ने शांत स्वर में कहा, मैं सोरा को संभाल लूंगा, तुम बस इंतजार करो। लाल ने सिर झुकाया और वहां से चली गई। पीछे यूनियान अकेला खड़ा रह गया। टूटे मन के साथ घर लौटते ही लाल के पति ने गुस्से में उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया। वो कपड़े जो उसने यूनियम से मिलने पर पहने थे और वो महंगा हार जो यूनियम ने उसे दिया था, सब देखकर उसका खून खौल उठा। वो बड़बड़ाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और घर से बाहर निकल गया। लाल ने खिड़की से उसे जाते देखा और मुस्कुरा दी। उसकी योजना बिल्कुल उसी तरह चल रही है जैसा उसने सोचा था। लेकिन उसी रात उसकी गोद ली हुई माँ ने चेतावनी दी, अगर तेरी पहचान खुल गई तो यूनियाम कभी सोरा को नहीं छोड़ेगा और तेरा बदला लेने की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लाल ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मगर उसी रात उसे एक डरावना सपना आया। धुंध से घिरी नरक जैसी घाटी में वो खुद अपने दुश्मनों को मार रही है और उसके हाथ खून से सने हैं। वो चीखते हुए जागी, पसीने में डूबी हुई। तभी यूनप्योंग का फोन आया। उसे खबर मिली है कि लाल ने खुद सोरा को यूनियन के साथ अपने अफेयर की बात बता दी है। वो परेशान है कि कहीं सोरा उसे नुकसान न पहुंचा दे। इसी बीच स्कूल के सभी पेरेंट्स और प्रिंसिपल सोरा के सम्मान में एक पार्टी रख रहे हैं, क्योंकि उसके पति की कंपनी अब बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। लाल ये देखकर हैरान रह गई कि सोरा इतनी शांति से पार्टी का आनंद ले रही है। अपनी शंका दूर करने के लिए वो मीटिंग हॉल में गई। सोरा ने घृणा भरी नजरों से उसे देखा और कहा, लगता है यहाँ कोई अनचाहा मेहमान आ गया है। सेक्रेटरी किम, इन्हें बाहर निकालो। लाल ने जाने से इनकार कर दिया। वो सोच भी नहीं पा रही
कि सोरा इतनी आत्मविश्वास से क्यों भरी है। सभी महिलाएं हैरान हैं। कल तक की सबसे अच्छी सहेलियां आज एक दूसरी की दुश्मन कैसे बन गई। अचानक सोरा ने लायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, फिर दूसरा। फिर भी लायल शांत रही और मुस्कुराते हुए बोली, इतना गुस्सा क्यों? कुछ कहना चाहती हो? वो उसे उकसाना चाहती है ताकि सबके सामने सोरा सच बोल दे, लेकिन वो चुप रही। बस इतना कहा कि हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी है। लायल ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और सचमुच उस रात सोरा खुद उसके पास आई। उसने कहा, यूनियान ने मुझसे माफी मांगी, हमने सब कुछ फिर से शुरू किया और अब तुम्हारी मदद से मैं शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट भी संभाल रही हूँ। लायल के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई। उसकी सारी योजनाएं अब उलझने लगी है। तभी यूनियान अंदर से आया, सोरा का हाथ थामे हुए। दोनों एकदम खुश नजर आ रहे हैं। लायल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में उलझन और निराशा दोनों झलक उठी। शायद उसके खेल में अब मोहरे उसके खिलाफ चलने लगे हैं। घर पर लायल ने टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जहां यूनियम और सोरा एक साथ नजर आ रहे हैं। ये देखकर यूनप्योंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा अब सब कुछ काबू से बाहर हो गया है। जिन लोगों ने सोरा का सामना करने की हिम्मत थी, वो एक एक करके रहस्यमयी तरीके से सुलझा दिए गए। इसीलिए यूनप्योंग ने लायल से कहा कि वो बदले की आग को छोड़ दे और अपनी सुरक्षा के लिए कहीं दूर शांत जीवन बिताए। लेकिन लायल अब डरने वाली नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। यूनप्योंग का दिल भर आया। उसने पहली बार उस भावनाओं को जुबान दी जिसे वो सालों से छिपा रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लायल। लायल चुप रही। शायद वो जवाब नहीं दे पाई या शायद देना नहीं चाहती, पर यूनप्योंग ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि जब तक लायल सुरक्षित है, वो हर कीमत पर उसकी मदद करेगा। वो हमेशा के लिए वहां रहेगा, ताकि अगर लायल का दिल टूटे तो वो अपना दर्द किसी को कह सके। उसने मन में सोचा, जब ये बदले की कहानी खत्म हो गई, मैं फिर से अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन उसी वक्त लायल की गोद ली हुई माँ ने उसे पीछे से धोखा दे दिया। उसने यूनियाम को सच बता दिया कि लायल दरअसल उसी दुश्मन की बेटी है जिसने कभी उनके परिवार को बर्बाद किया था। यूनप्योंग को इस धोखे की भनक तब लगी जब वो दफ्तर जा रहा था। उसने देखा कि एक अजनबी आदमी यूनियाम के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ये वही आदमी है जिसकी जिंदगी 3 साल पहले यूनियाम की वजह से तबाह हुई थी। यूनप्योंग को समझ आ गया कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो किसी तरह यूनियाम को उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से रोकना चाहता है जिसमें लायल की असली पहचान दर्ज है। इसलिए उसने यूनियाम को शराब पीने के लिए बुलाया और चुपचाप फाइलों की अदला बदली की योजना बनाई। दूसरी ओर जब लायल ने यूनियम को फोन किया तो उसने बताया कि उस दिन मैं नर्सरी स्कूल में मुस्कुराया नहीं, क्योंकि अब मेरी कंपनी लिस्टेड हो चुकी है। मुझे किसी भी स्कैंडल से बचना है, लेकिन मैं फिर से तुम्हें देखना चाहता हूँ। होटल में मुझसे मिलो। लायल के मन में उथल पुथल मच गई। उसे सोरा के शब्द याद आ गए, वो तुम्हें सिर्फ अपने शौक के लिए चाहता है, प्यार के लिए नहीं। उसकी गोद ली हुई माँ ने फिर से चताया, तेरा दिल अगर अब पिघल गया तो हमारे 13 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इस बीच यूनप्योंग ने फाइलें बदलने में सफलता पा ली। उसने लायला को कॉल किया और कहा कि काम हो गया, लेकिन लायला ने जब फाइल देखी तो उसकी रूह कांप जाती है। उसमें उसके बचपन की तस्वीरें हैं और उसकी सच्ची पहचान का पूरा रिकॉर्ड। उसे एहसास हुआ, अगर यूनियम ने यह सब देख लिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यूनप्योंग ने बताया, ये सब दस्तावेज किसी और के पास नहीं, बस तुम्हारी अडॉप्टेड माँ के पास थे। लायल का सर घूम गया। वो लगभग पागल हो उठी। सब कुछ बिखर रहा है और सबसे बड़ा झटका ये है कि वो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है वही उसकी सबसे बड़ी गद्दार निकली। शायद इसकी वजह यह है कि लायल ने अपनी माँ के सामने यूनियन के लिए सच्ची भावनाएं जाहिर कर दी थी और माँ ने समझ लिया था कि अब उसकी बेटी का दिल बदल चुका है। बदला नहीं, मोहब्बत अब उसके मन पर हावी है। लायल ने अंधेरे कमरे में अपनी माँ का सामना किया, शांति से पर कड़वे इरादों के साथ। उसने धीमे स्वर में चेतावनी दी, मैंने इस बदले की योजना के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। मेरे हाथ खून से सने हैं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगी। मैं किसी के भी अस्तित्व की परवाह नहीं करती और अब जो भी रुकावट बनेगा उसकी जिंदगी बस खत्म कर दूंगी। उसकी अडॉप्टेड माँ
उस वक्त ठिठक गई। डर ने उसे जकड़ लिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि लायल इस कदर बदल चुकी है कि अब वो एक राक्षस बन गई हो। इसी बीच सोरा के पिता का फोन आया और सोरा का कलेजा सिहर उठा। उसने फोन उठाने से इनकार कर दिया। फिर जब पिता के गुंडों ने बार बार कॉल किया तो उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि उसके पति ने बिना किसी को बताए एक कंपनी बना ली है और ऐसा करना इस बात का संकेत है कि वो ससुर के खिलाफ कदम उठा रहा है। पिता का क्रोध भड़क उठा। वो खुद अपने बेटे के पास दौड़ा। सोरा इतने भय से कांप रही थी कि गाड़ी का दरवाजा तक न खोल सकी, पर भागने का रास्ता भी न था। जब वो घर पहुंची, पिता ने उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और कहा, तुम अपने पति पर नियंत्रण नहीं रख सकी। वो उसे नीचे कमरे में बंद करने की साजिश करने लगा। सोरा को बचपन की वो दर्दनाक याद ताजा हो आई, जब वो उसी तरह की भयानक जगह पर पहुंच गई थी और उसने देखा था कि उसकी माँ को उसके पिता ने बेरहमी से मार डाला है। वो दया के लिए घुटनों पर झुक गई। लायल ने छिपकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, हर शब्द, हर हरकत। लायल को उन बेटी और बाप के रिश्ते की हकीकत जानकर हैरानी हुई। उधर रात के वक्त सोरा के अंदर की आग और भी तेज हो उठी, क्योंकि यूनियाम की वजह से ही उसे आज इतना कुछ सहना पड़ा। वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ी, पर उसे मार नहीं सकी, क्योंकि वो उसे बहुत चाहती है। ये विरोधाभास उसे अंदर ही अंदर जला रहा है। अगले दिन सोरा ने सबको उलझाने के लिए कुछ और चालें चली। उसने कुछ पेरेंट्स को बुलवाया और कहा कि उनके बैग के बच्चों को लायल ने ही बदल दिया था। यही तो उस दिन झगड़े की वजह बनी थी। सोरा का इरादा है लायल को अलग थलग कर दिया जाए। उसने प्रिंसिपल से कहा कि लायल की बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाए। जब सोरा की चालें काम न आई, लायल चीख कर हंसी, एक तरह की डरावनी हंसी। उसने बताया कि कौन निकाल दिया जाएगा, फिर संगीत शुरू करवा दिया, वही गीत जो यूनियाम ने सोरा के साथ प्यार के पलों में सुना था। सोरा के भीतर आग सी उठ गई। लायल फिर से हंसते हुए उसे आवारा कुत्ता कहने लगी। इस बार सोरा का हाथ उठ गया तमाचा मारने को, पर लायल ने उसे बीच में रोक लिया। जैसे ही सोरा के बॉडीगार्ड ने लायल को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लायल बोली कि कमरे में कई कैमरे हैं, कहीं ये मार उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। गुस्से में सोरा वहां से चली गई। उसकी तुरंत बाद लायल ने यूनियन को कॉल किया, पर पहले कॉल काट दी गई। 3 सेकंड के भीतर यूनियन ने वापस कॉल किया। फोन उठाते ही लायल ने उससे होटल में मिलने को कहा, क्योंकि अब वो भागना नहीं चाहती। पहले उसने खुद को उससे दूर रखा ताकि वो उसके प्यार में न पड़ जाए, पर अब कुछ मायने नहीं रखता। लायल ने ठान लिया, अब उसकी पहली और आखिरी इच्छा है सोरा के परिवार को तबाह करना। अब कंपनी की ओपनिंग पार्टी बहुत शान और शौकत से हुई। इटालियन चेयरमैन तक को बुलाया गया। सोरा को सबके सामने रिप्रेजेंटेटिव पद के लिए नियुक्त किया गया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन घर पर बात बिगड़ती जा रही है। सोरा की लाख विनती के बावजूद यूनियाम उसे तलाक देना चाहता है और आखिरकार वो सामान बांधकर घर से निकल गया। ये दृश्य सोरा को बुरी तरह तोड़ गया। उसने गुस्से में उसके एक सूट को कैंची से फाड़ डाला। एक लंबा जमाना लायल ने नफरत के बीच गुजारा है। वो याद करती है जब उसने पापा से पूछा था कि फैसला कैसे ले जब दिल उलझा हो। उसके पापा ने कहा था दिल की सुनो, लेकिन इसके बावजूद वो नफरत के बीज को अपने मन से उखाड़ कर नहीं फेंक सकी। अच्छाई और बुराई दोनों उसके भीतर लड़ रहे हैं। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरती रहती है। अंततः वो बेहोश हो गई। अडॉप्टेड माँ ने उसके जख्मों को देखा और रोते हुए बोली, मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार के बारे में शिकायत की, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुमने उसे छोड़ने की कितनी कोशिश की। अब आगे अगर तुम किसी से सच्चा प्यार कर बैठो तो मैं तुम्हें कोसूंगी नहीं। इस बीच सोरा हर संभव रास्ता आजमा रही है। वो उन 2 औरतों को उनकी काले कारनामों की फुटेज दिखाकर उन पर दबाव डालती है कि वे लायल के खिलाफ किसी झूठी लव स्कैंडल की खबर उड़ा दे। जल्द ही इंटरनेट पर लायल का घिनौना स्कैंडल छा गया। यूनप्योंग चिंतित हो उठा। अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो लायल की सच्ची पहचान यूनियम तक पहुंच सकती है। उधर लायल और यूनियम समंदर किनारे टहल रहे हैं। यूनियम ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर, ये पैसा, ये पोजीशन सब छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं दूर विदेश में जाकर बस जाऊंगा, पर लायल ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। यूनियन ने ऐसा महसूस किया कि वो कुछ छिपा रही है, क्योंकि एक स्त्री आमतौर पर अपने प्रेमी के साथ सुकून से बसने के लिए
पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकती है। जब यूनियाम ने उसके हाथ में वो बैंडेज के जख्म देखे तो उसका दिल भर आया। उसने विनती की, सच बता दो वरना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसी समय लायल की अडॉप्टेड माँ ने यूनप्योंग को बताया कि पिता के मरते ही लायल को फोबिया डिसऑर्डर हो गया था। फिर इलाज के कुछ सालों तक वो ठीक रही, पर हाल ही में वो बीमारी फिर से उभर आई है। पहले भी उसने मानसिक तनाव में खुद को नुकसान पहुंचाया है और अब ये सब यूनियम से जुड़ा हुआ है। अगर वो नफरत और मोहब्बत के बीच में फंस गई तो वो आत्महत्या तक कर सकती है। इस खबर ने यूनप्योंग को हिला कर रख दिया। वो तुरंत विला पहुंचा जहां लायल ठहरी है। यूनप्योंग ने बेचैनी और गुस्से में उससे पूछा, क्या तुम सच में अपने दुश्मन से प्यार करती हो? लायल ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर यूनप्योंग घबराते हुए बोला, तुमने पहले भी अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल दी थी। अगर तुम्हें बचना है तो उन भावनाओं को त्याग दो। मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम्हें खो दिया तो। उसके शब्दों में जुनून और बेसब्री दोनों है। किसी के लिए जान देने जैसा जुनून और किसी को बचाने की बेसब्री। लायल के अंदर दुनिया फिर से उथल पुथल मच गई। घर लौटने के बाद वो जैसे खोई हुई आत्मा की तरह चल रही है कि कहीं से काला कपड़ा पहने एक आदमी आया जो सोरा का बॉडीगार्ड है और उस पर हमला कर दिया। तभी यूनप्योंग वापस आया उसे बचाने के लिए। उसने काले कपड़े पहने लोगों से लड़ाई की। सोरा ने बॉडीगार्ड से कहा था कि जिंदा हो या मुर्दा मुझे लायल मेरे पास चाहिए। उसने चाकू निकालकर लायल की तरफ इशारा किया। यूनप्योंग बीच में आ गया और चाकू उसके पेट पर लग गया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला करने के डर से वो बॉडीगार्ड वहां से भाग खड़े हुए। ये खबर सुनकर सोरा चीखी, तुम लोग पागल हो, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ही क्यों ना हो। अगर उसने राष्ट्रपति उम्मीदवार पर हमला करवाया है तो उसका जेल जाना तय है। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वे तुरंत यूनप्योंग की हालत बताए। हमले की खबर पाते ही यूनियम सीधे लायला के पास पहुंचा। उसने देखा कि लायल की ड्रेस पर खून लगी है पर वो जख्मी नहीं है। उसने पूछा, ये किसने किया? क्या तुमने हमलावर का चेहरा देखा? लायल ने कहा, अगर मैंने देख लिया तो क्या तुम्हारी पत्नी मेरी जान छोड़ देगी? यूनियन जानता है कि जब तक वो तलाक नहीं लेगा सोरा लायला को नहीं छोड़ेगी। अगले दिन यूनियन ने लायला को कंपनी में बुलाया और घोषणा की कि वो कंपनी की सीईओ बनेगी। मीटिंग में जब लायल ने पेशेवर अंदाज में बात की, यूनियन उसे गर्व से देख रहा है। इसी बीच हान पनारो विला में टीवी पर खबर आई जिसे देखकर सोरा के पिता ने तुरंत तलाक के कागजात तैयार करने के लिए वकील भेजा और 10 अरब वॉन मुआवजा के साथ कंपनी के सारे शेयर भी मांगे। इस स्कैंडल की वजह से कंपनी में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन सोरा अब भी तलाक देने को तैयार नहीं और इस खबर को सुनकर परेशान हो गई। वो सोचने लगी, किसने ये सब करवा दिया? वो अपने पिता की विला में गई और कहा कि वो यूनियन से तलाक नहीं चाहती। पिता ने चिल्लाकर कहा कि उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। सोरा ने कहा, अगर मैं लायला को रास्ते से हटा दूं तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर पिता ने बेटी को थप्पड़ मार दिया। अगर सोरा ने लायला को कुछ भी किया तो सारी पुरानी बातें उजागर हो सकती है। उधर यूनप्योंग को अस्पताल में होश आया और वो समझ गया कि प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता, कभी कभी उसे जाने देना भी होता है। उसने लायला का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम यूनियन से सच में प्यार करती हो तो हिम्मत करो, मैं तुम्हें अब कभी नहीं रोकूंगा। लायला को एहसास हुआ कि जो लोग भी उसकी मदद में शामिल है उन्हें उसने कितना दुख पहुंचाया है। उसने फैसला किया कि अब वो मोहब्बत को पीछे रखकर सोरा पर अपना हिसाब पूरा करेगी। वो यूनियन के विला पहुंची और सोरा को वहां से धक्के मारकर निकलवा दिया। उसके बाद विला की मालकिन अब लायल बन गई। सोरा यूनियन के दफ्तर पहुंची। वो उसका मन बदलने की कोशिश करने लगी। वो याद दिलाती है कि वो साथ कितने खुश थे। सोरा मानती रही कि यूनियन जल्दी ही लायल से ऊब जाएगा, लेकिन यूनियन ने उसे साफ कर दिया कि सोरा से उसकी शादी महज एक बिजनेस था, जबकि लायल के साथ उसे सच्चे प्यार का एहसास हुआ है। सोरा अब समझ गई कि कोई उम्मीद नहीं बची। टूटे मन से सोरा कमरे में अकेली बैठी है जब उसे कमरे में लायल की हंसी गूंजने लगी। उधर लायल यूनियन के बैक रूम में गई और वहां एक खून से सने दस्तावेजों की फाइल देखी। उस पर उसके पिता की उंगलियों के निशान है, कॉन्ट्रैक्ट पर फिंगरप्रिंट्स। ये देखकर वो जोर से रो पड़ी। उसके पिता ने अपने शेयर न देने के कारण अपनी जान गंवा दी थी।
यूनियान उसके पीछे खड़ा है। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सवाल लायल को चौंका गया। वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही है। अगर लायल जल्दी से कोई सही जवाब नहीं बता पाती तो उसकी पूरी साजिश खत्म हो जाएगी। यूनियान ने फाइल देखते ही धीरे धीरे लायल की तरफ कदम बढ़ाया। भाग्य से उसी वक्त दुबई वहां पहुंची और यूनियान उसे उठाकर बाहर ले गया। अब अस्पताल में लायल बैठकर राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि यूनियन को उस पर शक नहीं हुआ है। लेकिन सोरा एक और बड़ी मुसीबत बनकर लायल की तरफ आ रही है। सोरा ने लायल की पिछली जिंदगी की जांच कराई तो पता चला कि लायल एक गोद ली हुई बच्ची है। जब सोरा ने लायल की अडॉप्टेड माँ का नाम सुना तो उसे कुछ गड़बड़ सा लगा। नाम बहुत परिचित सा लग रहा है। आखिर में वो याद कर पाई, वही महिला यूनियान की पहली मंगेतर की माँ थी जिसे सोरा ने खत्म करवा दिया था और फिर उसी ने लायला को गोद ले लिया। सोरा को दाल में कुछ काला लगा और उसने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि वो लायल की माँ को यहाँ उठा लाए। सोरा ने लायल की अडॉप्टेड माँ को बताया कि कैसे उसने उसके बेटे की जान ली थी। जांग का चेहरा देखकर सोरा को यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पर है। फिर उसने पूछा कि लायल के साथ उसका क्या संबंध है, असल में लायल कौन है। जांग ने सोरा के चेहरे पर थूका, पर सोरा जोर से हंसी और अपने बॉडीगार्ड से जांग पर यातना देने का आदेश दिया। इधर जब से यूनियम ने लायल को उसके बैक रूम में देखा है, उसके मन में शक उठ चुका है। उसने रात में उसे बात की और जानना चाहा कि वो क्या छिपा रही है। लायल ने जिद की कि वो कुछ नहीं छिपा रही। यूनियन ने कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर तुमने कुछ छुपाया तो बेहतर होगा मैं ना पता लगा लूं। सोरा एक बार फिर विला पहुंची जहां यूनियन और लायल अब रह रहे हैं। जब सोरा के मुंह से सनबिन नाम निकला तो लायल का चेहरा सख्त हो गया। इसका मतलब है कि सोरा अब सच के बारे में जानती है। सोरा ने हंसी के साथ यूनियन के पास जाकर लायल के बारे में बताना चाहा, पर यूनियन ने उसे कठोरता से टोक दिया और वहां से चले जाने को कहा। सोरा ने घमंड में कहा कि वो एक बार उसकी बात सुन ले। फिर उसने लायल को बुलाया और उसके एक बचपन की तस्वीर दिखाई। लायल चिंतित हो उठी। उसे अंदाजा नहीं कि यूनियन उसे कितना प्यार करता है। मन में शक और गहरा होने के बावजूद भी उसने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि वो सोरा को वहां से बाहर निकाल दे। फिर भी सोरा ने विदा लेते हुए घमंडी लहजे में कहा, अगर तुम एक बार इस फाइल को पढ़ लो तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। बाद में लायल और यूनियम साथ में खाना खा रहे हैं। उनके बीच अजीब सी खामोशी है। कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा, पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। लायल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अपने आप को बचाने के लिए लायल ने कहा कि उसने अपना नाम बदल लिया था जब उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली थी। पर यूनियम ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या बस यही बताना था? लायल ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा और अपने प्लान को छिपाने की कोशिश में कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यूनियन ने वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल वहीं फाड़ दी। उसने ये तय कर लिया कि वो तब तक उसे बोलने के लिए नहीं कहेगा जब तक वो खुद न चाहे। उसे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खत्म करने के बाद वे रेस्टोरेंट से निकलते हैं। लायल ने राहत की सांस ली। जब यूनियन कार में बैठता है, लायल ने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि टेबल पर रखे फटे फाइल को वहां से हटा दे। लायल को अब सोरा की हरकतें परेशान करने लगी है। सोरा को अब उसकी हकीकत मालूम चल चुकी है। इसके बाद लायल ने तुरंत यूनप्योंग को फोन किया, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी माँ खतरे में हो सकती है। उधर यूनियन उसकी हर हरकत पर दूर से नजर रख रहा है। अगले दिन लायल अपनी माँ के घर पहुंची तो वहां ना उसकी माँ थी, ना ही कोई चीज ठीक ठाक से। पूरा घर बिखरा पड़ा है। उसकी माँ का फोन भी बंद आ रहा है। लायल समझ गई कि ये सब सोरा का ही काम है। थोड़ी देर बाद वो अस्पताल गई और यूनप्योंग को सब बताया। पूरी बात सुनकर उसने तय किया कि वह तुरंत अस्पताल छोड़ देगा, भले ही उसका जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हो। उसी समय यूनियन लायल का पीछा करने लगा जब वो सोरा के घर जा रही थी। ये देखकर यूनप्योंग ने यूनियन को रोकने के लिए जानबूझकर उसका ध्यान भटकाया। उसने यूनियन से कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी के परिवार सजा पाए तो जल्दी से तलाक ले लो। लेकिन यूनियन ने जवाब दिया, मैं लायल से बहुत प्यार करता हूँ। यूनप्योंग को यह सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि वो खुद भी लायल से प्यार करता है। इसी बीच लायल सोरा से मिलने पहुंची अपनी अडॉप्टेड माँ को बचाने के लिए।
सोरा किसी समझौते की मूड में नहीं है। वो ताना मारते हुए बोली, क्या यूनियन ने तुम्हें घर से निकाल दिया? लायल का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कहा, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि अगर यूनियन को तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर के बारे में पता चल जाए तो वो तुम्हें तलाक नहीं देगा? सोरा डर गई। उसे समझ आ गया कि लायल सब जानती है। लायल ने सख्त आवाज में कहा, मेरी माँ को आज आधी रात से पहले छोड़ दो। मैं खुद यूनियन को छोड़ दूंगी और तुम्हारी पोजीशन वापस कर दूंगी। इसके बाद लायल तुरंत यूनियन के घर से निकल गई, क्योंकि उसे लगा यूनियन अब उस पर शक करने लगा है। उसे जल्दी कुछ करना होगा। इसीलिए उसने कंपनी के गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो यूनियन के ऑफिस के गुप्त कमरे में जाकर तिजोरी खोलती है और वो डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है। जांग चौल उसे कोर्ट में रोकने पहुंचा, लेकिन वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सका। दूर से लायल ने उस आदमी को देखा जिसने उसके पिता की जान ली थी। वो याद करती है कि अस्पताल में उसने कैसे मुस्कुराते हुए उसके पिता को मरने के लिए छोड़ दिया था। इस बार लायल ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए उसे देखा। सबूत सौंपने के बाद जब वो कोर्ट से बाहर आई, उसने देखा कि वही आदमी हान पनारो को रिपोर्ट कर रहा है। लायल का गुस्सा फट पड़ा। उसने हॉर्न बजाकर उसे फोन पर बात करने नहीं दिया। जब वो अपनी कार में बैठी तो जांग चौल गुस्से में उसकी गाड़ी के सामने आ गया। लायल ने इंजन स्टार्ट किया और सीधे उसकी तरफ बढ़ी। वो किसी तरह बचने के लिए कूदा, लेकिन लायल ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने गाड़ी रिवर्स की और उसके टांग पर चढ़ा दी। जांग चौल सड़क पर दर्द से तड़पने लगा। लायल को अपने पिता की मौत याद आई और उसने उसके टूटे पैर पर पैर रखकर और जोर से दबाया। कुछ देर बाद उसका पति जिनवुक वहां आ पहुंचा, जो अमेरिका से अभी लौटा है। लायल ने ठंडे आवाज में कहा, मुझे हनी मत कहो, ये सुनकर मुझे तुमसे घिन आती है। अब उस सजा का इंतजार करो जो एक धोखेबाज को मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो कार स्टार्ट करके वहां से चली गई। उसी समय यूनप्योंग भी अपनी अगली चाल चलने वाला है। उसने पूरे देश के सामने खुलासा किया कि सोरा के बॉडीगार्ड ने ही उस पर हमला किया था। साथ ही उसने हान पनारो और उसके परिवार के कई अपराधों को भी उजागर किया। ये सुनकर सब हैरान रह गए। यूनियन उसके ऑफिस पहुंचा। वो समझ नहीं पा रहा कि अगर लायल नहीं रुकी तो उसके साथ आगे क्या होगा। वो घुटनों पर बैठ गया और लायल से माफी मांगी। लायल ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे गुस्से को खत्म करने का एक ही तरीका है, तुम्हारी मौत। गुस्से से कांपते हुए वो सीढ़ियों की रेलिंग पर झुक गई। भारी सांस लेते हुए उसने कबूल किया कि उसने यूनियम का इस्तेमाल किया है, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। हालांकि उसने ये भी माना कि यूनियम की सच्चाई ने उसे अंदर तक छू लिया है। नीचे लॉबी में यूनियम की मुलाकात सोरा से हुई। जब सोरा को पता चला कि यूनियम लायल से माफी मांगने आया है तो वो गुस्से में चिल्लाई, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? यूनियम चुप है। उसकी पत्नी की बेवकूफी पर असहाय ऊपर खड़े लायल ने यह सब देखा। उसे वह पल याद आया जब सोरा ने स्वीकार किया था कि उसने लायल की मां की हत्या की थी। यूनप्योंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लायल ने गुस्से में फूलदान उठाया और तोड़ डाला। फिर उसके एक टुकड़े को लेकर सोरा पर हमला करने भागी। लेकिन तभी उसने यूनियम की आवाज सुनी, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं उसके लिए एक अच्छा इंसान बन सकूं, चाहे हम साथ न रह पाए। ये सुनते ही लायल के हाथ से कांच का टुकड़ा गिर गया। उधर यूनप्योंग ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, उसे मत सुनो। पर लायल खुद को रोक नहीं पा रही। वो यूनियम से प्यार करने लगी है, लेकिन उसके साथ रहना मुमकिन नहीं। यही इस प्रेम कहानी की विडंबना है। फिर कोर्ट की पहली सुनवाई शुरू होती है। लायल वहां पहुंची और यूनियम भी वहां मौजूद है। लायल को लगा कि यूनियम बस अदालत पर दबाव डालने के लिए आया है ताकि सजा टाली जा सके, लेकिन सबको चौंकाते हुए यूनियम ने अदालत में कहा कि वो कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहता है। उसका वकील चौंक गया, क्योंकि समझौता करने का मतलब है कि वो खुद को गुनहगार मान रहा है, कोई अपील करने का हक नहीं रहेगा। फिर भी यूनियम ने जिद की। लायल का दिल पिघल गया। उसने देखा कि वो उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। टीवी पर ये देखकर सोरा जल उठी। उसके सेक्रेटरी ने कहा, अब बड़ी मुसीबत है, आप पर कत्ल का इल्जाम लग चुका है। सोरा चीख पड़ी। अगले दिन लायल और यूनियम कोर्ट में समझौते की सुनवाई में मिले। जज ने उन्हें याद दिलाया कि हान पनारो, जांग चुल और सोरा तीनों इस समझौते से सहमत नहीं है और जो सबूत लायल ने दिए हैं वो गैर कानूनी तरीके से जुटाए गए हैं, इसीलिए अदालत में मान्य नहीं है। फिर भी यूनियम ने दृढ़ आवाज में कहा,
मैं समझौता चाहता हूँ। लायल बोली, हाँ, मैंने अपनी पहचान छिपाई और सबूत गैर कानूनी तरीके से लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। 15 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खोकर मैं टूट गई थी। वो यूनियाम से सच्चा प्यार करती है, पर डरती है कि अगर उसने सब बताया तो वो फिर से कमजोर न पड़ जाए। जब अदालत ने सबूतों को अस्वीकार कर दिया तो यूनप्योंग ने सोचा कि अब वो बाकी सबको आपस में लड़वाएगा। पहला निशाना होगा यूनियाम। समझौते के बाद यूनियाम लायल को एक जगह ले गया जहाँ उसकी माँ की पुरानी चीजें रखी है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बहाना बना दिया, कहा कि वे चीजें अब वहाँ नहीं है, उन्हें प्रोसिक्यूटर ले गए हैं। तभी यूनप्योंग वहाँ पहुंचा और मैनेजर से सख्ती से पूछा। डरे हुए मैनेजर ने सच बता दिया। हान पनारो ने धमकी दी थी। ये सुनकर यूनप्योंग भड़क गया। अगर ताकत के नाम पर तुम नियम तोड़ोगी तो मैं भी अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। बाहर आंगन में लायल ने देखा कि यूनियाम अब भी उसका रिंग पहने हुए है। उसने पूछा, तुमने अब तक इसे क्यों नहीं उतारा? यूनियाम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ। जब मेरा प्यार खत्म होगा तब मैं इसे उतार दूंगा। लायल चुप रही, उसकी आंखें नम है। उन्होंने साथ में डांस किया और यूनियम ने महसूस किया कि उसके दिल में अब भी प्यार है। लेकिन लायल ने कहा, मैंने ये डांस बस इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। हमारे मकसद अलग है। यूनप्योंग की मदद से लायल को आखिरकार अपनी माँ की पुरानी चीजें वापस मिल गई। वहां उसने अपने खुशहाल परिवार की तस्वीरें देखी और वो फूट फूट कर रो पड़ी। यूनियाम उसके पास खड़ा है। वो बस उसे देखता रहा और मन ही मन कहा, काश मैं उसका दर्द मिटा पाता। फिर लायल ने अपनी माँ की डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा है कि माँ ने लायल को बचाने के लिए गायब होना ही बेहतर समझा था। जब लायल विदेश चली गई तो माँ रोज हान परोन की कंपनी के बाहर अकेले प्रदर्शन करती रही। हान परोन ने उसे कई बार देखकर भी अनदेखा कर दिया। असल में उसे अपनी माँ की मेहनत और दुख का कुछ भी पता नहीं था। लायल की माँ चाहती थी कि सनबिन बिना किसी बदले की उलझन के अच्छी जिंदगी जिए। लायल ने अपनी माँ का एक पुराना वीडियो भी देखा। उसमें दिखा कि कैसे सोरा के पिता ने लायल के परिवार की कंपनी हथिया ली थी और फिर उसे बतौर दहेज यूनियम से शादी के बाद उसके परिवार को दे दी। यूनियम को तब एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपने पिता और हान पनारो की चाल का एक मोहरा बनकर रह गया था। उसने लायल से माफी मांगी, पर लायल चाहती है कि वो मर जाए। यूनियन ने कहा, अगर वो यही चाहती है तो वो उसके लिए मर भी जाएगा। अगले दिन यूनियन ने प्रेस के सामने सारा सच कबूल कर लिया। हान पनारो का पागलपन बढ़ गया और वो यूनियन की कंपनी तक पहुंच गया, पर उसके बॉडीगार्ड ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। वही जांग चोल जिसकी टांग लायल ने तोड़ी थी अस्पताल में भर्ती है। खबर देखकर उसने हान पनारो को फोन किया, पर हान व्यस्त है, उसने फोन काट दिया। इस बीच पुलिस सोरा के घर पहुंची उसे गिरफ्तार करने के लिए। किसी ने सोरा के कई अपराधों की रिकॉर्डिंग कोर्ट में जमा कर दी है। सोरा चीख पड़ी, उसे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। तब लायल ने सोरा को फोन किया और उसे बताया कि उसका पिता ही ये सब कर रहा है ताकि अपनी गलती से बच सके। सोरा पहले इस बात पर यकीन नहीं कर पाई, पर बाद में उसके बॉडीगार्ड ने कहा कि यह सच है। वास्तव में यूनप्योंग और लायल ने मिलकर सोरा के बॉडीगार्ड को अपने पक्ष में कर लिया था। फिर ज्यों ही बात आगे बढ़ी, हान पनारो को खबर मिली कि सोरा ने उसके बारे में सबूत कोर्ट में दे दिए हैं। वो गुस्सा होकर एक कुल्हाड़ी लेकर सोरा के पास दौड़ा। सोरा भी उसी वक्त अपने पिता को सबक सिखाने के लिए वहां आई थी। दोनों के बीच टकराव हुआ। फिर सोरा के बॉडीगार्ड ने उसे बचाने के लिए हान पनारो पर पीछे से वार किया और फिर उसे तहखाने में ले जाकर उसी जेल में बंद कर दिया जहां वो लोगों को सजा देता था। सोरा बोल पड़ी, मैं अपनी माँ जैसे नहीं बनूंगी, मैं कमजोर नहीं रहूंगी। उसने सबको कहा कि वो विला से बाहर निकल जाए। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनियन का फोन बंद आ रहा है। वो अचानक गायब हो गया है। उसके सेक्रेटरी ने यूनियन के कंप्यूटर से वसीयत निकालकर यूनप्योंग और लायल को दे दी। लायल को यकीन नहीं हुआ कि यून ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है और दुनिया छोड़कर जाने का मन बना लिया है ताकि वो अपने किए का प्रायश्चित कर सके। लायल को याद आया कि कैसे उसने खुद यूनियन से कहा था कि वो चाहती है कि तुम मर जाओ। रात में वो बुरे सपने के कारण बेचैन हो गई। तभी यूनियन के सेक्रेटरी ने बताया कि वो अपने सारे शेयर लायल के नाम कर चुका है और अपनी निजी संपत्ति अपनी बेटी को दे दी है। लायल हक्की बक्की रह गई। वो डर गई
कि कहीं यूनियान सच में आत्महत्या न कर ले। वो रात में ही घर से निकल पड़ी और चर्च में उसे ढूंढ निकाला जहाँ यूनियान छिपा हुआ था। उसे पाकर लायल का दिल कांप उठा। वो डर गई कि कहीं उसने खुद को चोट न पहुंचाई हो। लायल ने उससे कहा कि उसने आज तक उसे जो भी कहा वो दिल से नहीं था और उसे गले से लगा लिया। उनका प्यार फिर से उभर आया। नफरत और बदले की आग अब कम हो चुकी है। उधर सोरा ने यूनियान और लायल का पता कर लिया। सोरा ने काले बॉक्स से एक बंदूक निकाली। वो उनकी जान लेना चाहती है। जांग चोल, जिसकी टांग टूटी थी, हान पनारो को ढूंढने गया। सोरा ने झूठ बोलकर जांग को अपने पिता के भाग जाने और सारा पैसा ले जाने की बात कही और उसे लायल को खत्म करने के लिए राजी कर लिया। जांग सहमत हो गया और सोरा के साथ लायल के पास पहुंचा। लायल यूनियान के साथ अकेली थी। वो दोनों आने वाली मुसीबत से अनजान है। उधर यूनप्योंग को खबर मिली कि सोरा लायल को ढूंढ रही है। खतरे का एहसास होते ही वो तुरंत गाड़ी लेकर लायल के घर की ओर निकल पड़ा। उधर सोरा और जांग चौल गुस्से से भरे तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। लायल यून की बाहों में सो रही है जब वो एक डरावने सपने से जाग उठी। उसने यूनियान की मौत देखी। यूनियान ने उसे दिलासा दिया कि वो बस एक सपना था, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। लायल बोली, काश मेरे दिल की नफरत मिट जाए, मैं बस एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहती हूँ। यूनियान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बस उस औरत के साथ एक साधारण जीवन चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसी दौरान जांग चौल विला पहुंच चुका है। उसने कुछ पेन किलर खाई और कसम खाई कि वो लायल को सबक सिखाएगा, जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ सोरा ने चाल चली। उसने किसी से कहलवा कर यूनियान को फोन करवाया और कहा कि उसकी बेटी गायब हो गई है। बारिश में भीगते हुए यूनियान अपने बेटी को ढूंढने विला से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो विला की सारी लाइटें बंद है। उसे समझ आ गया कि यह सोरा की चाल है। वो वापस अंदर गया, पर तब तक जांग चौल विला में घुस चुका था। उसने कुल्हाड़ी से हमला किया। लायल ने दूरी बनाए रखने की कोशिश की। उसने एक मूर्ति उठाई और उसके टांग पर दे मारी और बोली, अब मैं तुम्हें असली दर्द दिखलाऊंगी। वो लगातार उसके टांग पर वार करती रही, लेकिन जांग ने एक लैंप उस पर गिरा दिया। उसने लायल का गला पकड़ लिया। वो तड़पने लगी, लेकिन तभी यूनियान लौट आया और उसने लायल की जान बचा ली। जब यूनियान ने देखा कि लायल घायल है तो वह खुद को काबू में नहीं रख पाया। उसने जांग का गला दबा दिया। लायल ने रोका, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जांग की सांसें रुक चुकी थी। यूनियान के हाथ खून से सने हैं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपराध कर दिया है। बाहर सोरा कब से इंतजार कर रही है, पर यूनियान का फोन नहीं लग रहा। खुद को संभालते हुए यूनियान ने कहा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि लायल सुरक्षित रहे, पर लायल नहीं मानी। वो भी सब कुछ स्वीकार करना चाहती है। उसी वक्त उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई, क्योंकि यूनियान ने पहले ही उसके पानी में दवा मिला दी थी। सुबह यूनप्योंग विला पहुंचा। यूनियान ने उसे सारी बातें बताई। यूनप्योंग उसे अपने प्रभाव से बचा सकता है। इतने में सोरा अंदर आ पहुंची और लायल को किडनैप कर लिया। जब तक सब अंदर पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। कैमरे से देखकर यूनियान ने सोरा का पीछा किया। फिर शुरू हुई एक भयानक कार रेस। पति पत्नी दोनों बेकाबू है। सोरा का दिमाग काम नहीं कर रहा। वो लगातार तेज गाड़ी चला रही है। दवा का असर खत्म होते ही लायल होश में आ गई और खुद को रस्सियों से छुड़ा लिया। उसने पीछे से सोरा का गला पकड़ लिया। सोरा का ध्यान भटक गया। कार सड़क के किनारे जा टकराई। इस टक्कर में सोरा ने गुस्से में लायल के पेट में चाकू भोंक दिया। लायल दर्द में हंस पड़ी। चाहे जितना कर लो तो मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें कभी प्यार मिला ही नहीं। अब सोरा पूरी तरह पागल हो चुकी है। यूनियान ने अपने नंगे हाथों से ब्लेड पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। यूनप्योंग ने लायल को कार से बाहर निकाला, जबकि यूनियान ने कार को अंदर से लॉक कर दिया। सोरा अंदर चिल्ला रही है, सब खत्म करने की कोशिश में, पर यूनियान बार बार सॉरी कहता रहा। अचानक सोरा की चीखें रुक गई। उसे समझ आ गया कि कुछ भयानक होने वाला है। यूनियान ने लायल की ओर देखा। उसे उसकी बात याद आ गई। काश ये नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी यूनियान ने फैसला किया, अगर वो और सोरा जिंदा रहे तो ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। उसने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। लायल ने अपने जख्मों की परवाह किए बिना उसके पीछे भागकर चिल्लाया, ऐसा मत करो, रुको। लेकिन यूनियान नहीं रुका। मौत से पहले उसने अपने कपल रिंग को छुआ। ये उसका आखिरी प्रायश्चित है। लायल दर्द में चीखती रही जब तक कि वह खुद गिरकर बेहोश नहीं हो गई। जब लायल ने अपने प्रेमी को अपनी ही आंखों के सामने अपनी जान लेते देखा
तो वो टूट गई। अस्पताल में बेहोश होने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में वो खुद को एक सफेद फूलों के मैदान में खड़ी देखती है। फूलों की खुशबू हवा में घुली है, पक्षी चहचहा रहे हैं और पहली बार उसे कोई डरावना सपना नहीं आया। इसका मतलब है कि उसकी नफरत अब दफन हो चुकी है। कुछ देर बाद यूनप्योंग ने उसे जगाया और कहा कि तुम 4 दिन से सो रही हो। लायल ने सबसे पहला सवाल पूछा, यूनियान कहाँ है? यूनप्योंग की आंखें झुक गई। उसने धीरे से कहा, यूनियान के शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। ये सुनकर लायल की दुनिया बिखर गई। यूनियान के पिता ने जब अपने बेटे की तस्वीर देखी तो आंसू रोक नहीं पाए। वो खुद को कोसते रहे, मैं एक अच्छा पिता न बन सका। पर तभी उसका बड़ा बेटा बोला, भाई ने सारी संपत्ति उस औरत को दे दी। इस पर पिता ने गुस्से में उसे डांटते हुए मारा और चुप करा दिया। कुछ देर बाद लायल और यूनप्योंग सोरा से मिलने अस्पताल आए। लायल को गुस्सा आया, ऐसी औरत अब भी जिंदा कैसे है? लेकिन अब सोरा एक मानसिक रोगी बन चुकी है। वो एक तौलिया को बच्चे की तरह पकड़कर बड़बड़ा रही है। डॉक्टर ने बताया उसे सेलेक्टिव एमनीशिया है। वो अपने दर्दनाक अतीत को भूल चुकी है। शायद ये उसके दिमाग का खुद को बचाने का तरीका है। लायल धीरे धीरे उसके पास गई। सोरा ने उसे पहचाना नहीं। लायल के मन में कोई दया नहीं। उसने उसे आईना दिखाया। सोरा ने अपने चेहरे को देखा और चिल्लाई, मेरे चेहरे को क्या हुआ? ये किसने किया? लायला ने ठंडी आवाज में कहा, जिस आदमी को मैं प्यार करती थी तुमने उसकी जान ली और अब तुम सब कुछ भूल गई हो। ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा है। लायल ने उसे उसके किए सभी पाप याद दिलाए। धीरे धीरे सोरा को सब याद आने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगी। तब लायल को तसल्ली मिली और वो वहां से चली गई। इधर हान पनारो, जिसने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी, उसी जेल के तहखाने में भूख से मारा गया जहां उसकी बेटी ने उसे बंद किया था। उसका शव आधे महीने बाद मिला। मरते वक्त उसकी आंखें खुली थी और जमीन पर उसके नाखूनों से कुरेदने के निशान थे। 4 में से 3 अपराधी मर चुके हैं। अब सिर्फ सोरा जिंदा है, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति के कारण अदालत में पेश न हो सकी। इसीलिए हर सुनवाई में सिर्फ उसका बॉडीगार्ड आता रहा। वो भी अब पश्चाताप में रोते हुए हान पनारो और उसके परिवार के सारे अपराध मान चुका है। और इस तरह लायल की 13 साल लंबे बदले की कहानी का अंत हुआ।